सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू द चैनल। दिस इज प्रिंस जैन, करंटली अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट आईआईटी कानपुर। आज बच्चों आपके लिए लेकर आए हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें आपको पढ़ाने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है बच्चों एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ये चैप्टर बच्चों केवल जेईई मेंस में आता है और ये इतना सिंपल चैप्टर है कि आप मुश्किल से एक बार मेरी वीडियो देख लो और आपको सब कुछ याद हो जाएगा। नहीं हो रहा एक बार और देख लो, 2 बार में मैक्स टू मैक्स आप मेरी वीडियो 2 बार देखोगे, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल भी चिंता करने वाली कोई बात नहीं है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना, बस मेरी वीडियो देख लो। और इसके वीडियो के एंड में मैं आपको कराने वाला हूं बहुत सारे जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, उनको लगा लो, बस आपका ये चैप्टर हो गया तैयार और आपको अब कुछ नहीं करना, ठीक है ना। तो ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इसको छोड़ना बहुत ही बड़ी बेवकूफी। अगर आप इस चैप्टर को छोड़ के जा रहे हो जेईई मेंस में तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये इतना सिंपल चैप्टर है कि आप इसमें 4 नंबर बड़े आराम से स्कोर कर सकते हो, ठीक है ना। तो हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग पढ़ने वाले एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। जानेंगे कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्या होता है। उसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, उसमें हम लोग 2 टॉपिक पढ़ेंगे, ट्रोपोस्फेरिक और स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले बच्चों ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद में एसिड रेन, उसके बाद में ओजोन लेयर, उसके बाद में वाटर पॉल्यूशन। उसके बाद मैं आपको कराने वाला हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यूज फ्रॉम 2004 टू 2020। काफी सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा प्रैक्टिस। आपको कुछ नहीं करना अपने एंड से, केवल आपको ध्यान से चुपचाप से बैठ के सुनना है, ठीक है। नोट्स की लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप नोट्स डाउनलोड कर लेना, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। एक शॉट में इस पूरे वीडियो को हम लोग कंप्लीट करेंगे, एक बार में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नोट्स मैंने आपके लिए खुद से बनाए हैं। ये मैंने नोट्स पहले मैं सोच रहा था कि हैंड रिटन कर दूं, लेकिन हैंड रिटन ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने वो सारी चीजें टाइप कर दी हैं आपके लिए। तो टाइप्ड नोट आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना, आप अपने पास रख लेना, उसको पढ़ते रहना, ठीक है ना बच्चों। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेट्स रोल द इंट्रो। सो ऑलराइट गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक जिसका नाम है बच्चों एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। मैं आपको बता दूं पहले मैं किस तरीके से पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको पॉइंट्स रीड करके दिखाऊंगा, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर जिन जिन पॉइंट्स पर मैं बोलूंगा बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और जेईई मेंस में आने की उसकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहला पॉइंट, अ सब्सटेंस व्हिच कॉजेज अ पॉल्यूशन इज कॉल्ड अ पॉल्यूटेंट, तो इज नोन एज अ पॉल्यूटेंट। तो इसमें कुछ चीज ध्यान रखने की बात नहीं है कि कोई भी सब्सटेंस जो पॉल्यूशन को क्रिएट करता है या पॉल्यूशन का कॉज है उसे हम पॉल्यूटेंट कहते हैं। अब पॉल्यूटेंट्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंसेस। तो जो आपका पॉल्यूटेंट है वो किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, सॉलिड में भी प्रेजेंट हो सकता है, लिक्विड में भी प्रेजेंट हो सकता है और गैस में भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है ना बच्चों। पॉइंट नंबर 2 क्या है बच्चों हमारा, पॉल्यूटेंट्स कैन बी डिग्रेडेबल लाइक डिस्कार्डेड वेजिटेबल्स which rapidly break down by natural processes. On the other hand, pollutants which are slowly degradable remain in the environment in unchanged form for many decades. ठीक है ना, क्या कहना चाह रहे हैं, पॉल्यूटेंट्स आपके डिग्रेडेबल भी हो सकते हैं लाइक डिस्कार्डेड वेजिटेबल्स विच रैपिडली ब्रेक डाउन बाय नेचुरल प्रोसेसेस, ठीक है ना। तो दोनों तरह के पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं, जो डिग्रेडेबल हो या धीरे धीरे डिग्रेड होने लगे, ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड, पॉल्यूटेंट्स विच आर स्लोली डिग्रेडेबल रिमेन इन द एनवायरमेंटल इन अनचेंज फॉर्म फॉर मेनी डिकेड्स। और कई सारे पॉल्यूटेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत धीरे धीरे डिग्रेड होते हैं, मतलब समझ रहे हो ना आप, जल्दी डिग्रेड नहीं हो रहे हैं, तो काफी समय तक अपने एनवायरमेंट में प्रेजेंट रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सब्सटेंस सच एज डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डीडीटी एंड प्लास्टिक मटेरियल्स, ठीक है ना। तो आई होप ये समझ आ गया होगा, इसमें कुछ याद करने वाली ज्यादा चीज थी भी नहीं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं बच्चों। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारे, दीज पॉल्यूटेंट्स कैन बी डिग्रेडेड बाय नेचुरल प्रोसेस एंड आर हार्मफुल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो ये पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं नेचुरल प्रोसेस से डिग्रेड हो सकते हैं और ये हार्मफुल होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है ना। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ये पॉल्यूटेंट्स सही नहीं है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हेल्थ को खराब कर सकते हैं, उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन पॉल्यूटेंट्स originate from a source and get transported by air or water और आर डम्प्ड इनटू द सॉइल बाय ह्यूमन बींग्स। तो क्या कहना चाह रहे हैं वो लोग, जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के पॉल्यूटेंट्स हैं वो ओरिजिनेट होते हैं किस सोर्स से, मान लो कहीं पड़े हैं, हवा चली, वो ट्रांसफर हो जाते हैं दूसरी जगह पर, या पानी के थ्रू, जैसे मान लो फ्लड आया तो कई सारे पॉल्यूटेंट्स कहीं हैं तो फ्लड उनको बहा के ले गया कहीं दूसरी साइड, ठीक है ना। तो ये इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं, ठीक है ना। ये था एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के ऊपर 4-5 पॉइंट थे, ये आपको ध्यान रखने हैं, छोटी छोटी चीजें आराम से आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है ना बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों,
नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। तो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन देख लेते हैं बच्चों। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, एटमॉस्फेयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज नॉट ऑफ द सेम थिकनेस एट ऑल हाइट्स। तो ये क्या कह रहा है, जो एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ को सराउंड करता है उसकी थिकनेस हर हाइट पे सेम नहीं है, मतलब हाइट वाइज उसकी थिकनेस चेंज होती चली जाएगी, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट क्या कहता है बच्चों, द लोएस्ट रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच द ह्यूमन बींग्स अलोंग विद अदर ऑर्गेनिजम्स लिव इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो एरिया जहां पर हम लोग रहते हैं, वो रीजन जहां पर हम लोग रहते हैं उसे हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, ठीक है ना। पेपर में आ सकता है 4 रीजन वो दे देंगे, पूछ लेंगे बताओ किस रीजन में हम लोग रहते हैं, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इट एक्सटेंड्स अप टू 10 किलोमीटर फ्रॉम द सी लेवल। तो ये सी लेवल से अप्रोक्सीमेट 10 किलोमीटर तक की डिस्टेंस पर होता है, ठीक है ना। ट्रोपोस्फियर इज अ ट्यूबरलेंट डस्टी जोन कंटेनिंग एयर मच वाटर वेपर एंड क्लाउड्स, ठीक है ना। तो पूछ सकता है कि ट्रोपोस्फियर में क्या क्या हो सकता है, तो आप बता देना डस्टी जोन होता है ये, जिसमें एयर होता है, वाटर वेपर होता है और क्लाउड्स होते हैं, ठीक है ना। तो पूछ सकता है वो ट्रोपोस्फियर में क्या क्या होता है, तो ट्रोपोस्फियर में हम रहते हैं, ट्रोपोस्फियर में क्लाउड्स होते हैं, ट्रोपोस्फियर में काफी सारा वाटर वेपर होता है। दिस इज द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग एयर मूवमेंट एंड क्लाउड फॉर्मेशन। यही कौन सा रीजन होता है, क्लाउड फॉर्मेशन का रीजन भी होता है, ठीक है ना बच्चों। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होते जा रहे हैं। ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखें, मैं इस पर ऐसे स्टार लगा देता हूं, ये काम के पॉइंट हैं बच्चों, इनके आने की संभावना काफी ज्यादा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अबव द ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर बिटवीन 10 किलोमीटर एंड 15 किलोमीटर अबव सी लेवल लाइज स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है ना। ये पॉइंट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रोपोस्फियर के बाद में जो नेक्स्ट है 10 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक की डिस्टेंस पे, वो है बच्चों हमारा स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, the stratosphere on the other hand contains डाइनाइट्रोजन, डाइऑक्सीजन, ओजोन एंड लिटिल वाटर वेपर्स, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द स्ट्रेटोस्फेयर ऑन द अदर हैंड कंटेन्स डाइनाइट्रोजन, डाइऑक्सीजन, ओजोन एंड लिटिल वाटर वेपर, ठीक है ना। तो ये जो 4 पॉइंट मैंने इस टॉपिक से आपको बताए हैं, जरूर ध्यान रखें, इससे क्वेश्चंस आते हैं। अभी जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा सबसे एंड में, तो मैं आपको बताऊंगा देखो इन टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है ना बच्चों। तो बढ़ते हैं बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पहले इन सब चीजों को रेस कर देता हूं मैं, फिर हम बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक नहीं है, अभी एक पॉइंट और बचा है, इसको पढ़ लेते हैं पहले। द प्रेजेंस ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर, तो इसका मतलब जो हमारी ओजोन लेयर है वो कहाँ है, स्ट्रेटोस्फेयर रीजन में है, ठीक है ना। The presence of ozone in the stratosphere prevents about 99.5% of the sun harmful ultraviolet radiations from reaching the earth surface, ठीक है ना। तो जो ओजोन है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, वो 99.5% यूवी रेस को प्रिवेंट करती है अर्थ पर आने से। अगर वो अर्थ सरफेस पर आ गए तो फिर तो काम खराब हो जाएगा, है ना। एंड देयर बाय प्रोटेक्टिंग ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम इट्स इफेक्ट, ठीक है ना। तो अब आपको इसमें क्या पॉइंट ध्यान रखना है कि स्ट्रेटोस्फेयर में होती है ओजोन लेयर, जो हमको प्रोटेक्ट करती है किससे, यूवी रेडिएशन से, ठीक है ना, अल्ट्रावायलेट रेस से हम लोग को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है ना। तो ये हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में क्या है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, इधर देख लेते हैं बच्चों। अब एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, ठीक है ना। पहला है हमारा बच्चों ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन, वो पॉल्यूशन जो ट्रोपोस्फियर में हो रहा है उसे हम ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन कहते हैं। वो पॉल्यूशन जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर में हो रहा है उसे हम स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन कहते हैं। तो बेसिकली अब हम इनको अलग अलग दो पॉल्यूशंस को स्टडी करने वाले हैं, ठीक है ना। तो एक एक करके हम दोनों पॉल्यूशंस को स्टडी करेंगे। चलो, तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करने वाले हैं बच्चों ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन को। ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन बेसिकली हमारे दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। ये नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, पीडीएफ की लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आराम से आप डाउनलोड कर लें। इलेक्ट्रॉनिक कॉपी रखना है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉपी रख ले, प्रिंट निकलवाना है तो आप प्रिंट निकलवा लें, और आराम से इसको पढ़ते रहिए आराम से। 2 बार भी आपने मेरी वीडियो देख ली 100% आपको याद हो जाएगा। 2 से 3 घंटे में ये आपका चैप्टर रेडी, और आप 4 मार्क्स लेने के लिए 100% रेडी हो, ठीक है ना। चलो, तो ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला है हमारा गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स, दूसरा है हमारा पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स में देख लेते हैं क्या क्या आता है बच्चों, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोकार्बन्स, ओजोन एंड अदर ऑक्सीडेंट्स, ठीक है ना। पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स में क्या क्या आता है, डस्ट, मिस्ट, फ्यूम्स, स्मोक, ठीक है ना। ठीक है ना, स्मोक की स्पेलिंग ये गलत लिख गई है, गलत प्रिंटिंग हो गई है, तो इसे स्मोक
टाइपिंग गलत हो गई है, स्मोग ही होता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है बच्चों, बस इनको 2 बार रीड करना है, आपको ध्यान रह जाएंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़ते हैं एक एक टॉपिक को हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं अब सल्फर ऑक्साइड्स, ठीक है ना। तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ठीक है ना। ये आप सोच रहे हो कि इतने सारे पॉइंट्स लिखवा दिए हैं भैया ने, बिल्कुल नहीं लिखवाए हैं भैया ने। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको बस मैं बताऊंगा, आपको ध्यान रह जाएंगी, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना। और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो यार लाइक जरूर करके जाना। ये नोट्स वगैरह बनाने में मेरे को बहुत मेहनत लगती है, ठीक है ना। किसी बच्चे ने मेरे को कमेंट किया था, तो उसके बाद मैंने सोचा ये वीडियो जरूर बनाई जाए, क्योंकि काफी सारे बच्चे मेरे को बोल रहे थे, इंस्टाग्राम पर भी काफी सारे बच्चों ने मेरे को मैसेज किया कि भैया एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में काफी प्रॉब्लम है, आप प्लीज उस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो बच्चों ये आप लोगों के लिए बनाइए मैंने, तो आप लोग मेरा जरूर ध्यान रखें कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्त तक शेयर करें, सबकी मदद करना है हमको, ठीक है ना। चलो पढ़ते हैं इसको। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर आर प्रोड्यूस्ड व्हेन सल्फर कंटेनिंग फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न्ड। वेरी इजी, इसमें तो कुछ था ही नहीं कि अगर सल्फर कंटेनिंग फॉसिल फ्यूल को आप बर्न करोगे तो उसमें आपको ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर मिलेंगी, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट क्या है, द मोस्ट कॉमन स्पीशीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज अ गैस दैट इज पॉइजनस टू बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है ना। तो मोस्ट कॉमन स्पीशीज जो है हमारी ऑक्साइड्स की वो है सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि टॉक्सिक है, पॉइजनस है, एनिमल्स के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी, ठीक है ना। Next, it has been reported that even a low concentration of sulfur dioxide causes respiratory diseases like asthma, example asthma, bronchitis, ये है हमारा एम्फाइसिमा इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है ना। तो जो लो कंसंट्रेशन पर भी हमारी सल्फर डाइऑक्साइड हमारे लिए हार्मफुल है, इस तरह की डिसीज हमको कर सकती है, अस्थमा जैसी डिसीजेस। तो आपको ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी इस पर सवाल भी पूछ सकते हैं, अभी तक तो नहीं आया लेकिन पूछ जरूर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड कॉजेज इरिटेशन टू द आईज रिजल्टिंग इन टीयर्स एंड रेडनेस। तो पूछ सकते हैं किस गैस के कारण आपकी आंखें लाल हो जाती हैं, किस गैस के कारण आपकी आंखों में इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये पॉइंट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो पॉइंट मैं बोल रहा हूं बच्चों इंपॉर्टेंट है, उसको आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाई कंसंट्रेशन ऑफ SO2 लीड्स टू स्टिफनेस ऑफ फ्लावर। स्टिफनेस ऑफ फ्लावर, ये बच्चों पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लावर वर्ड्स which eventually fall from the plants, ठीक है ना। तो ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना है। ये पॉइंट आपका जेई में पूछ भी चुका है, इसके बारे में एक बार सवाल आ भी चुका है, तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ SO2 लीड्स टू स्टिफनेस ऑफ फ्लावर बर्ड्स व्हिच इवेंचुअली फॉल ऑफ फ्रॉम द प्लांट्स, ठीक है ना। तो दैट्स इट, इस टॉपिक को लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं बच्चों हमारे पास में क्या है। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। और भी चीजें हमारे पास में सल्फर डाइऑक्साइड की, द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलेट मैटर इन पॉल्यूटेड एयर कैटालाइजेस द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो पूछ सकते हैं किसकी प्रेजेंस के कारण जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, पर्टिकुलेट मैटर, ठीक है ना। ये पर्टिकुलेट मैटर करके सवाल आ सकता है, चांसेस हैं। तो मैं बता रहा हूं कि ये चीजें आ सकती हैं, इस बार नई नई चीजें, तो आपको ये चीजें ध्यान रखना है कि पूछ सकते हैं कौन सा सब्सटेंस है जो कैटालाइज करता है सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन को। तो आप रिएक्शन देख सकते हो, तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है कि SO2 को O2 से डाला और उसका ऑक्सीडेशन होकर वो SO3 बन गया, ठीक है ना बच्चों। चलो नेक्स्ट देखते हैं, द रिएक्शन, ये इसको हटा देता हूं पहले मैं, हट जा भाई, हाँ। द रिएक्शन कैन ऑल्सो बी प्रमोटेड बाय ओजोन एंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो ये जो हमारी ऑक्सीडेशन हो रही है SO2 की SO3 में, ये हम लोग O3 की मदद से भी कर सकते हैं और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की मदद से भी कर सकते हैं। तो SO2 को ओजोन से रिएक्ट करवाया, क्या बन गया बच्चों हमारा SO3 प्लस O2। SO2 को हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से यूज ऑक्सीडाइज करवाया तो हमारा क्या बन गया H2SO4 ठीक है ना बच्चों। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ऑलराइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। पिछले बार की ही जैसे काफी सिंपल टॉपिक, जो पॉइंट्स मैं बोलूंगा उसको ध्यान रखना है, और जो पॉइंट्स मैं सिंपल पढ़ता जाऊंगा बस आपको उसको एक बार रीड करना है और आपको वो ध्यान रह जाएंगे, ठीक है ना। चलो, डाइनाइट्रोजन एंड डाइऑक्सीजन आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर, ठीक है ना। तो जो एयर में मेनली हमारा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही होते हैं। दीज गैसेस डू नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर एट अ नॉर्मल टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर O2 और N2 रिएक्ट नहीं करते हैं। तो बताओ किस वजह से नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स बन रही है, तो कोई तो रीजन होगा ना नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स क्यों बन रही है जबकि ये रिएक्ट नहीं करते हैं। तो रीजन क्या है वो समझते हैं। देखो बच्चों हम लोग आगे नेक्स्ट पॉइंट देखो, एट हाई एल्टीट्यूड्स व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक्स।
जब हाई अल्टीट्यूड पर लाइटनिंग होना स्टार्ट होती है तो लाइटनिंग की वजह से, किसकी वजह से बच्चों, लाइटनिंग की वजह से ये कंबाइन हो जाते हैं और फॉर्म कर लेते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है ना। इन एन ऑटोमोबाइल इंजन एट हाई टेम्परेचर व्हेन फॉसिल फ्यूल इज बर्न्ड, डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन कंबाइन, ठीक है ना। ऑटोमोबाइल्स के अंदर काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर रहता है, तो उस हाई टेम्परेचर पर ये डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन कंबाइन करती हैं और यील्ड सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड NO एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स NO2, ठीक है ना। ये थोड़ा सा इसी तरीके से प्रिंट होता है, लेकिन ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, आप ध्यान रख सकते हो, NO2 इस तरीके से है ना, तो ये आपको पता ही होगा वैसे तो। चलो ठीक है ना, तो ऑटोमोबाइल्स में बेसिकली हमें क्या क्या मिल जाएगा, फिर हमें NO2 मिलेगी और NO मिलेगी, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो N2 plus O2 gives 2NO, इस तरीके से। NO reacts instantly with ऑक्सीजन, NO बना और NO ही तुरंत ही ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दे देता है, ठीक है ना बच्चों। Rate of production of NO2 is faster when nitric oxide reacts with ozone in the stratosphere। तो क्या कह रहे हैं, अगर हमको NO2 का जो रेट है वो बढ़ाना है तो आप उसको ओजोन से रिएक्ट करा दो, तो उसका जो रेट है प्रोडक्शन का वो काफी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो NO2 ओजोन से रिएक्ट करके काफी जल्दी जो है हमारा, सॉरी, नाइट्रिक ऑक्साइड NO ओजोन से रिएक्ट करके, NO ओजोन से रिएक्ट करके काफी जल्दी NO2 को प्रोड्यूस कर देती है, ठीक है ना बच्चों। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, वो पूछ सकते हैं कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 बिकम्स फास्टर व्हेन नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद डैश, तो वो पूछ सकते हैं उस डैश में क्या क्या चार कंपाउंड दे देंगे, तो उसका आंसर ओजोन होगा, ठीक है ना बच्चों। दैट्स इट, बढ़ते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड है बच्चों हमारा इफेक्ट्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड के क्या क्या इफेक्ट्स हैं मैं पढ़ के बताऊंगा, आपको सुनना है और आपको ध्यान रह जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है ना। द इरिटेंट रेड हैज इन द ट्रैफिक एंड कंजस्टेड प्लेसेस इज ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो पूछ सकते हैं इरिटेंट रेड हैज जो हमें ट्रैफिक्स में मिलता है, कंजस्टेड प्लेसेस में जो हमें दिखता है, वो किसकी वजह से होता है, वो नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स की वजह से होता है, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, हाइयर कंसंट्रेशंस ऑफ NO2 डैमेज द लीव्स ऑफ प्लांट एंड रिट्रेट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के रेट को बहुत कम कर देता है और प्लांट्स की लीफ को डैमेज कर देता है। तो नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स इसका मतलब काफी ज्यादा बेकार और काफी ज्यादा टॉक्सिक पॉइजनस होती हैं सभी के लिए, हमारे लिए भी और एनिमल्स के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी, ठीक है ना बच्चों। तो ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो इफेक्ट्स मैंने बताए हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको ये अलग से लिख के दिखा दी इफेक्ट्स नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है ना बच्चों। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज अ लंग इरिटेंट दैट कैन लीड टू एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसीज इन चिल्ड्रंस, ठीक है ना। इट इज अ टॉक्सिक टू अ लिविंग टिश्यू ऑल्सो। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो हार्मफुल टू वेरियस टेक्सटाइल फाइबर्स एंड मेटल्स, ठीक है ना। तो ये इफेक्ट्स आप थोड़ा सा 2 बार पढ़ लेंगे तो याद आ जाएगा। आप बस आप एक काम करना, 2 बार मेरी वीडियो देख लो स्टार्टिंग से, मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपको कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री रेडी है विद क्वेश्चंस विद नोट्स, ठीक है ना। तो बस आपको 2 बार वीडियो देखना और आपका काम हो जाएगा। दैट्स इट, नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स आर कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली एंड आर फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स। तो बहुत सिंपल है, हाइड्रोकार्बन क्या है बच्चों, हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स हैं जो कि तब फॉर्म होते हैं जब फ्यूल्स का इनकम्प्लीट कंबशन होता है ऑटोमोबाइल्स के अंदर, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन में ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ही है। इफेक्ट देख लेते हैं हाइड्रोकार्बन के। हाइड्रोकार्बन्स आर कार्सिनोजेनिक, दे कॉज कैंसर, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि कौन सी चीज होती है जो कार्सिनोजेनिक होती हैं, कौन सी चीज होती है जो कैंसर को कॉज करती हैं, तो वो होता है हमारा बच्चों हाइड्रोकार्बन्स, आपको ध्यान रखना है। दे हार्म प्लांट्स बाय कॉजिंग एजिंग, ब्रेकडाउन ऑफ टिश्यूज एंड शेडिंग ऑफ लीव्स, फ्लावर्स एंड ट्विग्स, ठीक है ना। तो आपको ये फैक्ट्स ध्यान रखने हैं, ठीक है ना बच्चों। तो बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्या है बच्चों हमारी नेक्स्ट स्लाइड, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ठीक है ना। मेजरली 2 ऑक्साइड हैं हमारे कोर्स में, CO और CO2, तो दोनों को हम लोग स्टडी करने वाले होंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर ये होता है, आप सबको पता ही होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड इज मेनली रिलीज इनटू एयर बाय ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट। सबसे पहले तो ये देखते हैं हम लोग कि कार्बन मोनोऑक्साइड आई कैसे एटमॉस्फेयर में, तो कैसे आई है, ऑटोमोबाइल्स के कारण, ठीक है ना। जो गाड़ियां व्हीकल्स वगैरह चल रहे हैं उनके एग्जॉस्ट के कारण ये सब चीजें आती हैं, ठीक है ना। अदर सोर्सेज विच प्रोड्यूस CO इन्वॉल्व इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कोल, फायरवुड एंड पेट्रोल, ठीक है ना। जो फ्यूल्स होते हैं उनके इनकम्प्लीट कंबशन के कारण भी CO का प्रोडक्शन होता है। It is a colorless, odorless gas, highly poisonous to living beings because of its ability to block the delivery of oxygen to
ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, ठीक है ना। इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है, पहले तो ये कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, हाईली पॉइजनस टू लिविंग बींग्स। क्यों पॉइजनस होता है? क्योंकि ये क्या करता है, ऑक्सीजन का सप्लाई रोक देता है बिल्कुल, ठीक है ना। हमारे हर ऑर्गन्स तक क्या हो रहा है, ब्लड के थ्रू हमारा ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है, लेकिन इसकी एबिलिटी क्या होती है, ये हमारे ऑक्सीजन के सप्लाई को ब्लॉक कर देता है बुरी तरीके से, और ऑक्सीजन हम तक नहीं पहुंच पाया हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स तक, तो हमारा जिंदा रहना भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, और हम लोग भगवान के पास सीधे पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, बेसिकली आपके ऑक्सीजन की सप्लाई को ब्रेक कर देता है। किस तरीके से ब्रेक करता है, देखो, it binds to hemoglobin to form carboxyhemoglobin which is about 300 times more stable than the oxygen hemoglobin complex, ठीक है ना। क्या होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के संग में जाती है, लेकिन जब हीमोग्लोबिन के संग में कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ता है तो उसका जो बॉन्ड बनता है, जो वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, वो 300 टाइम्स मोर स्टेबल होता है जब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का कॉम्प्लेक्स बनता है। समझ रहे हैं आप? मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जब कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन रिएक्ट करते हैं, और जब क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन रिएक्ट करते हैं, तो इसका जो बॉन्ड है ये काफी ज्यादा स्टेबल होता है। कितना स्टेबल होता है, 300 टाइम्स स्टेबल होता है इसके। समझ रहे हो? तो इसकी स्टेबिलिटी काफी ज्यादा होने के कारण ये ऑक्सीजन को जाने नहीं देता, कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंचने लग जाता है, ये जान नहीं देता ऑक्सीजन को, ठीक है ना। इन ब्लड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन रीचेस अबाउट 3 to 4%, द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड इज ग्रेटली रिड्यूस्ड, और फाइनली हम मर चुके होते हैं, ठीक है ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही ज्यादा पॉइजनस गैस है, ठीक है ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड से हमको दूर रहना है हमेशा। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है बच्चों हमारे इफेक्ट्स। तो इसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, दिस ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, दिस कॉजेज होगा, यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक है, तो दिस कॉजेज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, ठीक है ना। अभी हमने देखा कि ऑक्सीजन को ब्लॉक कर देता है, जाने नहीं देता, रिजल्ट इनटू हेडेक, वीक आईसाइट, नर्वसनेस एंड कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, ठीक है ना। तो आपको ये पहले वाले इफेक्ट जरूर ध्यान रखने हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन प्रेग्नेंट वुमेन हु हैव द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, द इंक्रीज CO लेवल इन ब्लड में इंड्यूस प्रीमेच्योर बर्थ, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शंस एंड डिफॉर्म्ड बेबीज, ठीक है ना। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए भी ये बहुत ज्यादा हार्मफुल रहता है, ठीक है ना बच्चों। दैट्स इट। देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों हमारे पास में, कार्बन डाइऑक्साइड नेक्स्ट गैस है जो हमारी। तो अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं CO2 को। आप पढ़ भी रहे हो, अभी तक आपने काफी सारे टॉपिक पढ़ लिए, मैंने आपको काफी सारे टॉपिक पढ़ा दिए, तो आपको समझ भी आ गया हो कितना सिंपल है, केवल एक बार रीड कर लोगे तो अभी आपको याद रह जाएंगी चीजें, ठीक है ना। तो बस आप एक बार नोट्स डाउनलोड कर लेना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। और जो बच्चे एंड तक पहुंचे, जो जहां तक भी पहुंच गए ना, जिन्होंने एंड भी कर लिया ना वीडियो, यार वो कमेंट में लिख देना कि भैया आई हैव कंप्लीटेड। यार मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि किसी बच्चे ने तो एटलीस्ट पूरी वीडियो देखी है और उनको कुछ फायदा हुआ उससे, ठीक है ना। और अगर आपने मेरी वीडियो देखी और आपको जेईई मेंस में इसी से सवाल आ गया और आपने सवाल कर लिया, आपको फायदा हुआ, तो यार मेरे को जरूर लिखना, मैं काफी ज्यादा इससे मोटिवेट होऊंगा और आपके लिए और मदद करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो कमेंट में जरूर बताना यार कैसा लगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर बाय रेस्पिरेशन, ठीक है ना। रेस्पिरेशन के कारण तो होती है, ये हम सब लोग जानते हैं। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉर एनर्जी एंड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, ये तो आप जानते ही हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से CO2 प्रोड्यूस होती है, और फॉसिल फ्यूल्स के से भी और रेस्पिरेशन से भी, ठीक है ना। नॉर्मली इट फॉर्म्स अबाउट 0.03% ऑफ बाय वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर। बहुत इंपॉर्टेंट, CO2 कितने परसेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। Excess of CO2 in the air is removed by green plants and this maintains an appropriate level of CO2 in the atmosphere, ठीक है ना। वो हमको पता ही, हम बचपन में पढ़ते थे, हमारी मैम सिखाती थी, हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 रिलीज करते हैं, और प्लांट CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो इससे क्या होता है कि एक लेवल मेंटेन रहता है, ठीक है ना। The increased amount of CO2 in the air is mainly responsible for global warming. Very 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 important point बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा मेन रीजन है CO2 गैस। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है ना बच्चों, तो आपको ये ध्यान रखना है। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट। तो हमारे पास में नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग, ही आ गया हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक। तो ग्लोबल वार्मिंग को स्टडी कर लेते हैं, क्या है ग्लोबल वार्मिंग। अबाउट 75% ऑफ द सोलर एनर्जी रीचिंग द अर्थ इज एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ, ठीक है ना, which increases its temperature, the rest of the heat radiates back to the atmosphere। तो क्या कहना चाह रहे हैं, अबाउट 75% ऑफ द सोलर एनर्जी, ठीक है ना। 75% बहुत ज्यादा अमाउंट हो गया। रीचिंग टू द अर्थ इज एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ सरफेस, ठीक है ना। तो 75% ऑफ सोलर एनर्जी हमारे अर्थ पर एब्जॉर्ब ही रह जाती है, ठीक है। विच इंक्रीजेस टेम्परेचर, तो इसके कारण काफी ज्यादा टेम्परेचर में इंक्रीज हो जाता है,
ठीक है, और रेस्ट ऑफ द हीट रेडिएट्स बैक टू द एटमॉस्फेयर, और बची हुई वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है। सम ऑफ द हीट इज ट्रैप्ड बाय गैसेस, ठीक है ना, ये हीट रह क्यों जाती है, पहले तो एब्जॉर्ब भी हो गई, और ये मतलब जो है, जो गैसेस होती हैं वो ट्रैप कर लेती हैं, ठीक है ना। कौन सी गैसेस ट्रैप करती हैं? सम ऑफ द हीट इज ट्रैप्ड बाय गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, सीएफसी जिसे हम कहते हैं, एंड वाटर वेपर्स, ठीक है ना, इन द एटमॉस्फेयर। तो जो एटमॉस्फेयर में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड पड़ा है, ओजोन है, मीथेन है, सीएफसीज और वाटर वेपर्स है एटमॉस्फेयर के अंदर, thus they add to the heating of atmosphere, this causes global warming। तो बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग क्या है, सोलर एनर्जी हमारे अर्थ पर आई और वो यहीं पर एब्जॉर्ब हो गई, वापस अर्थ में से नहीं निकल पाई, तो इसके कारण टेम्परेचर का काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, इसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है ना। ग्लोबल वार्मिंग का मेन रीजन हमने CO2 पढ़ा था, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था। और जो गैसेस जो ट्रैप कर लेती हैं हीट को, उनके नाम आपको जरूर ध्यान रखने, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सीएफसीज और वाटर वेपर्स। मैं बार बार पढ़ रहा हूं इसको क्योंकि बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Besides carbon dioxide, other greenhouse gases are methane, water vapors, nitrous oxide, CFCs and ozone। Very 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 important point, ध्यान रखना है, बहुत सवाल आ जाते हैं इससे। ग्रीन हाउस गैसेस बताओ कौन सी हैं, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड, सीएफसीज और ओजोन। बच्चों जरूर ध्यान रखना है, इसको नहीं भूल सकते आप किसी भी कारणवश, ठीक है ना। चलो, मीथेन इज प्रोड्यूस्ड नेचुरली व्हेन वेजिटेशन इज वन डाइजेस्टेड और रोटेड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो मीथेन कब बनती है, जब वेजिटेशन वगैरह को हम बंद करते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, हमारे वेजिटेबल सड़ गए वगैरह वगैरह, उनको हम लोग, अगर हम लोग उनको जला दें तो जो मीथेन हमारी प्रोड्यूस हो जाती है, डाइजेस्टेड और रोटेड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना बच्चों। सीएफसीज कैसे बनते हैं, सीएफसीज आर मैन मेड इंडस्ट्रियल केमिकल्स यूज्ड इन एयर कंडीशनिंग, ठीक है ना, ये हम लोग खुद ही बनाते हैं, जो केमिकल इंडस्ट्रीज में बनते हैं, ठीक है ना। तो नाइट्रस ऑक्साइड कैसे आई है हमारे एटमॉस्फेयर पे, अकर्स नेचुरली इन द एनवायरनमेंट, ये तो नेचुरल भैया, नेचर खुद ही नाइट्रस ऑक्साइड को प्रोड्यूस करती है एनवायरनमेंट के अंदर, इसमें हम लोगों का कोई भी हाथ नहीं है, तो डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। चलो, इफेक्ट्स पढ़ लेते हैं बच्चों। इफेक्ट्स क्या है इसके भैया, ग्लोबल वार्मिंग के बड़े खतरनाक इफेक्ट्स हैं। डेंगू हो सकता है, डेंगू एक बहुत खतरनाक बीमारी है, जो मेरे को भी हुई है यार, आपको हुई है तो बताना कमेंट बॉक्स में, आपको हुई है नहीं हुई है। एक बार मेरे को डेंगू हो गया था, मैं बहुत परेशान रहा था, ठीक है ना। और पेपर के टाइम तो किसी को कोई भी बीमारी नहीं होना चाहिए, पेपर के टाइम पे आप अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, बिल्कुल भी आप बाहर ना निकलें, बिल्कुल भी फास्ट फूड ना खाएं। फास्ट फूड खाने से आप में लेजीनेस आ जाएगी और आप उससे लेजी हो जाओगे, तो आप प्रिपरेशन ढंग से नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखें कि फास्ट फूड ना खाएं और बीमार कम से कम ही हो, मलेरिया, येलो फीवर, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है ना, इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं आपको ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ठीक है ना। दैट्स इट। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड बच्चों, हमारी क्या है हमारे पास में। नेक्स्ट स्लाइड है बच्चों एसिड रेन। एसिड रेन हम लोगों ने बहुत पढ़ी है, छोटी क्लास में हम लोग भी एसिड रेन पढ़ा करते थे। चलो देखते हैं। Normally, rainwater has pH of 5.6 due to the presence of H plus ions। 5.6 समझ के तो आप लोगों को लग रहा होगा भैया ये तो एसिडिक है, ठीक है ना। नॉर्मल रेन वाटर एसिडिक कैसे हो सकती है भैया, तो मैं आपको बताता हूं कैसे हो सकती है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयंस, तो कहां से आई है H प्लस आयंस, फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ रेन वाटर विद कार्बन डाइऑक्साइड। अब भैया CO2 तो प्रेजेंट होगी ना एटमॉस्फेयर में, चलो और गैसेस तो छोड़ दो, CO2 तो प्रेजेंट होगी ना। तो क्या होता है, जो H प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड पहले रिएक्ट करी पानी के साथ में, पानी के साथ में रिएक्ट करने के बाद में इसने बनाया एक एसिड जिसका नाम होता है बच्चों हमारा कार्बोनिक एसिड। तो ये हमारा एसिड बन जाता है, ये एसिड हमारा क्या करता है, H प्लस प्रोड्यूस करता है और ये H प्लस दे देता है हमारे वाटर को। तो क्या हुआ, H प्लस ions formed by reaction of rainwater with carbon dioxide present in the atmosphere when the pH of rainwater drops below 5.6 it is called acid rain। तो आपको ये वाली बात ध्यान रखना है, ऐसा मत बोलना कि 7 से नीचे एसिड रेन होती है, 5.6 से नीचे एसिड रेन होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। वो पूछ सकते हैं किस पीएच के नीचे एसिड रेन होती है, तो 5.6 के नीचे एसिड रेन होती है। और नॉर्मल रेन वाटर की पीएच कितनी होती है, 5.6, ठीक है ना। ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि हमें भी पता चल गया रेन वाटर से CO2 रिएक्ट करती है, जो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होती है, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, कार्बोनिक एसिड एक एसिड है जो H प्लस प्रोड्यूस करेगा और फाइनली जो है हमारी रेन को एसिडिक कर देगा और उसका पीएच नॉर्मल रेन वाटर का पीएच हो जाएगा 5.6। बार बार मैं इस पॉइंट को क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों।
Acid rain is a byproduct of a variety of human activities that emits the oxides of sulfur and nitrogen in the atmosphere। ध्यान रखना है एसिड रेन का जो मेन ऑक्साइड हैं जो एसिड रेन को क्रिएट करती हैं वो हैं सल्फर एंड नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो पूछ सकते हैं किस किस कंपाउंड्स की ऑक्साइड्स के कारण जो है हमारा एसिड रेन प्रोड्यूस होता है, तो उसके मेन जो है वो है सल्फर की ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स। ठीक है। SO2 and NO2 after oxidation and reaction with water are major contributors to the acid rain because polluted air usually contains particulate matter that catalyze the oxidation। क्या बोल दिया उन्होंने, अभी समझा दूंगा, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है आपको। सल्फर डाइऑक्साइड जो हमारी प्रेजेंट है और O2 हमारा प्रेजेंट है और पानी हमारे पास तो है ही, ये सब जब रिएक्ट कर जाते हैं, वैसे तो इनकी रिएक्शन नहीं होती, लेकिन यूजुअली क्या होता है हमारे एटमॉस्फेयर में एक पर्टिकुलेट मैटर होता है जो प्रीवियस स्लाइड्स में भी हमने कहीं ना कहीं पढ़ा था अभी, है ना। ये पर्टिकुलेट मैटर बहुत ही गंदी चीज है, ठीक है ना। ये पीएम साहब पर्टिकुलेट मैटर, ये हम अपने प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर रहे हैं, पर्टिकुलेट मैटर की बात कर रहे हैं। तो ये जो पीएम है पर्टिकुलेट मैटर, ये बहुत ही वाहियात चीज है। ये क्या करती है, कैटेलाइज कर देती है SO2 का ऑक्सीडेशन या NO2 का ऑक्सीडेशन, और फाइनली ये क्या कर लेते हैं, एक एसिड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है ना। SO2 प्लस O2 प्लस H2 गिव्स H2SO4। अब ये एसिड बन गया। अब ये क्या करेगा, H प्लस प्रोड्यूस करेगा, H प्लस प्रोड्यूस करेगा, तो ये H प्लस हमारा पानी के साथ में रिएक्ट करेगा रेन वाटर के साथ में, और हमारी रेन वाटर को एसिड रेन बना दिया, ठीक है ना। इसी तरीके से हमारी NO2 के संग में होता है NO2 प्लस O2 प्लस H2O गैस HNO3, ठीक है ना बच्चों। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आपको ध्यान रखनी है इसमें क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है, मैं दोबारा बता देता हूँ कि जो नॉर्मल रेन वाटर है उसका पीएच होता है 5.6। कितना पीएच होता है उसका, 5.6। एसिडिक रेन का पीएच जो हो जाएगा वो हमेशा बिलो 5.6 होगा, 5.6 से कम पीएच, इसका मतलब वो एसिडिक रेन होगी, ठीक है ना। मेन ऑक्साइड्स मतलब SO2 और NO2 मेन ऑक्साइड्स होती हैं जो हमारी एसिड रेन को, मतलब एसिड रेन का, हमारे नॉर्मल रेन को एसिड रेन में कन्वर्ट करती हैं, ये वो मेन ऑक्साइड्स हैं, ठीक है ना। और इनकी रिएक्शंस को कौन कैटलाइज करता है, वो है हमारा पीएम पर्टिकुलेट मैटर। ये आपको 4-5 चीजें बस आप ऐसे ध्यान रख लोगे, आपका काम हो जाएगा, बिंदास आप पेपर में जाना, फुल मार्क्स आ जाएंगे आपके, ठीक है ना, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं हमारे पास में नेक्स्ट हमारे पास में क्या है आगे, और कंटिन्यूड है हमारे पास में ये। अमोनियम सॉल्ट्स आर आल्सो फॉर्म्ड एंड कैन आल्सो बी सीन एज एटमॉस्फेरिक हैज। आपको ध्यान रखना है ये एटमॉस्फेरिक हैज किसके कारण होता है, अमोनियम सॉल्ट्स के कारण, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। इफेक्ट्स देखते हैं बच्चों, इसके इफेक्ट्स क्या क्या हैं एसिड रेन के। इट इज हार्मफुल फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है ना। आपका जो एसिड रेन है वो हार्मफुल किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है ना। प्लांट्स के लिए, ट्रीज के लिए, तो इसका मतलब एसिड रेन बेकार ही है। जब हमारे प्लांट्स ही खराब हो रहे हैं, ट्रीज ही खराब हो रही है और हमारा एग्रीकल्चर ही खराब हो रहा है, तो हम खाएंगे क्या, पियेंगे क्या, जिएंगे कैसे, है ना। तो ये इफेक्ट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। व्हेन एसिड रेन रीच टू रिवर लेक इट अफेक्ट्स द एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। भैया अब एसिड रेन पानी में जाएगी तो पानी के जीव जंतु हैं, पानी के जो पेड़ पौधे हैं, उन सबको भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, है ना। It corrodes water pipes resulting in the leaching of heavy metals such as iron, lead and copper into the drinking water, ठीक है ना। तो ये क्या करती है, जो वाटर के पाइप्स होते हैं उनको कोरोड कर देती है, तो भाई कहीं ना कहीं लीक क्रिएट हो जाता है पाइप्स के अंदर। इसके कारण क्या होता है कि जो हैवी मेटल्स होते हैं, लाइक आयरन हो गया, लेड हो गया, कॉपर हो गया, ये हमारे ड्रिंकिंग वाटर में पहुंच जाते हैं, और ये ड्रिंकिंग वाटर में इनकी कंसंट्रेशन अगर बहुत ज्यादा हो जाएगी तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। द ताजमहल इन इंडिया हैज बीन अफेक्टेड बाय एसिड रेन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जो हमारा ताजमहल की खराब होने की प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी एसिड रेन है। सोचो यार, हमारे जो इंडिया में एक 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, वही हमारा खराब हो रहा है एसिड रेन के कारण। तो एसिड रेन कितनी गंदी है ये आप समझ सकते हैं। तो एसिड रेन को किसी भी तरीके से हम कम कर सकते हैं, तो वो एक तरीका है कि हम लोग पॉल्यूशन कम ही करें, ठीक है ना। तो उसी तरीके से हम लोग कम कर सकते हैं, अगर कम से कम SO2 और NO2 रहेगा इस एटमॉस्फेयर में, और कम से कम एसिड रेन आएगी, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स, ठीक है ना। अब हम लोग इसको स्टडी करने वाले हैं। पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स आर द माइन्यूट सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स इन एयर। ये छोटे छोटे जो पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, उनके कारण जो पॉल्यूशन क्रिएट होता है उन्हें हम पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, उन सब्सटेंसेस को, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे इसमें दो वैरायटी होती है, पहली होती है वायबल, दूसरी होती है नॉन वायबल। वायबल में कौन कौन है, बैक्टीरिया, फंजाई, मोल्ड्स, एल्गी। नॉन वायबल में कौन कौन है, स्मोक, डस्ट, मिस्ट और फ्यूम्स, ठीक है ना। तो ये सारे पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स है, इनको हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो देखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, इसको इरेज कर देते हैं। हाँ, तो हमारे पास में आ गया पहले कैटेगरी में नॉन वायबल पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स, ठीक है ना।
सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं स्मोक पार्टिकुलेट्स के बारे में, ठीक है ना। स्मोक पार्टिकुलेट्स consist of solid or mixture of solid and liquid particles formed during combustion of organic matter, ठीक है ना। जब हम लोग ऑर्गेनिक मैटर को हम लोग जलाते हैं या हम लोग कंबशन करते हैं तो उसमें जब सॉलिड या फिर सॉलिड और लिक्विड के जो पार्टिकल्स निकलते हैं हम उसे स्मोक पार्टिकल्स कहते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल सिगरेट, समझ लो ना। सिगरेट में कुछ जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं सिगरेट के अंदर, जब कोई सिगरेट पीता है तो वो एटमॉस्फेयर में उसके पार्टिकल्स पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। स्मोक फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है ना, वो फॉसिल फ्यूल के बर्निंग के कारण भी। नेक्स्ट है हमारे पास में डस्ट। डस्ट इज कंपोज्ड ऑफ फाइन सॉलिड पार्टिकल्स ओवर वन माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक है ना। इतना छोटा 1 माइक्रोमीटर, बहुत ज्यादा छोटा हो गया, मतलब 10⁻⁻⁶, बहुत ज्यादा छोटा हो गया, ठीक है ना। तो डस्ट क्या है, बेसिकली सॉलिड पार्टिकल्स हैं जिनकी जो डायमीटर है बहुत ही ज्यादा कम है, प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग क्रशिंग, ग्राइंडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉलिड मटेरियल। क्रशिंग और ग्राइंडिंग के दौरान ये प्रोड्यूस होते हैं डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है ना। मिस्ट की बात कर लें, मिस्ट आर प्रोड्यूस्ड बाय पार्टिकल्स ऑफ स्प्रे लिक्विड। जब हम लोग स्प्रे करते हैं ना, सेंट वगैरह स्प्रे करते हैं, ऐसे हम जब लिक्विड्स को स्प्रे करते हैं या जब बाय कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स इन एयर, तब जो प्रोड्यूस होते हैं पार्टिकल्स उन्हें हम मिस्ट कहते हैं। ये एक एक लाइन की चीजें आप ध्यान रख सकते हैं, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस ऐसा है कि आप लोग एक बार पढ़ लेंगे तो आपको ध्यान रह जाएगा। Fumes are generally obtained by the condensation of vapors during sublimation, distillation, boiling and several other chemical reactions, ठीक है ना। तो फ्यूम्स क्या है, जनरली वो पार्टिकल्स हैं जो कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स के दौरान या सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, बॉइलिंग के दौरान प्रोड्यूस होते हैं। तो ये छोटे छोटी सी चीजें थी, छोटे छोटे टॉपिक थे, दो दो लाइन के, जो मैंने आपको पढ़ा दी, बस आप इनको आराम से ध्यान रख सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्या इफेक्ट्स होता है पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स का, ठीक है, देख लेते हैं। The effect of particulate pollutants are largely dependent on the particle size, ठीक है ना। तो जो पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स है वो डिफरेंट साइज के होते हैं, हम भी जानते हैं, और इनका जो इफेक्ट है वो डिपेंड करता है वो कितने साइज के हैं, ठीक है ना। एयरबोर्न पार्टिकल्स सच एज डस्ट, फ्यूम्स, मिस्ट आर डेंजरस फॉर ह्यूमन हेल्थ, ठीक है ना। जो ये भाई एयरबोर्न पार्टिकल्स हैं, डस्ट हो गया, फ्यूम्स हो गया, मिस्ट हो गया, ये हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है ना। चलो कैसे ये देखते हैं अभी। पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स बिगर देन 5 माइक्रोन्स, अगर 5 माइक्रोन से बड़ा है, आर लाइकली टू लॉज इन द नेसल पैसेज वेयर एज द पार्टिकल्स ऑफ अबाउट 10 माइक्रोन एंटर इनटू लंग्स इजिली। समझ रहे हो आप। 5 माइक्रोन का, अगर 5 माइक्रोन से बड़ा पार्टिकल है तो वो आराम से आपके नसल पैसेज में जा सकता है, नेसल पैसेज में, और आपके बॉडी के अंदर घुस सकता है। वेयर एज पार्टिकल ऑफ अबाउट 10 माइक्रोन एंटर इनटू लंग्स, डायरेक्ट आपके लंग्स में घुस सकता है और आपके डायरेक्ट बॉडी में चला गया तो ये आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इतने छोटे पार्टिकल हैं, आपकी बॉडी के अंदर कब एंटर कर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं लेड। ये आप पॉइंट ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, मैं बोल नहीं पाया, तो आप ये ध्यान रख सकते हो। ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर 5 माइक्रोन से बड़ा पार्टिकल तो आराम से आपके नेसल पैसेज के अंदर एंटर कर सकता है, और अगर 10 माइक्रोन के अप्रोक्सीमेट है तो आपके लंग्स के अंदर इजिली एंटर कर सकता है, ठीक है। लेड यूज टू बी अ मेजर एयर पॉल्यूटेंट, पूछ सकते हैं कौन सा मेटल है जो सबसे खतरनाक एयर पॉल्यूटेंट है, तो वो है आपका लेड। ध्यान रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों, आ सकता है जेईई मेंस में, बहुत चांसेस है, ठीक है। एमिटेड बाय व्हीकल्स, लेडेड पेट्रोल यूज्ड टू बी द प्राइमरी सोर्स ऑफ एयरबोर्न लेड एमिशन इन इंडियन सिटीज, ठीक है ना। प्राइमरी मतलब लेडेड पेट्रोल पहले यूज करी जाती थी, ठीक है ना। जो एयरबोर्न, जो मतलब जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि लेड एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, हम एयर पॉल्यूटेंट है, मतलब बहुत ही बड़ा एयर पॉल्यूटेंट है। मेजर जो एयर पॉल्यूशन के कारण है वो लेड के कारण ही होता है, और ये मतलब एक बहुत ही खतरनाक मेटल है, ठीक है ना। पहले हम लोग लेडेड पेट्रोल यूज करते थे तो वो हमारे लिए हानिकारक होती थी, अब हम लोग नहीं यूज करते हैं। दिस प्रॉब्लम हैज नाउ बीन ओवरकम बाय यूजिंग अनलेडेड पेट्रोल, अब हम लोग लेडेड पेट्रोल को यूज नहीं करते इन मोस्ट सिटीज इन इंडिया। लेड इंटरफियर्स विद द डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, आपके रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस होने से रोक सकता है ये, ठीक है ना। तो लेड एक बहुत ही गंदा मेटल है, ठीक है ना। आपको ये ध्यान रखना है कि जो मेजर एयर पॉल्यूटेंट है वो हमारा लेड है। पहले हम लोग लेडेड पेट्रोल का यूज करते थे, अब हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। लेड, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, लेड हमारा क्या करने लग जाता है, इंटरफेयर्स विद द डेवलपमेंट एंड द मैच्योरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, आपके रेड ब्लड सेल को प्रोड्यूस ही नहीं होने देगा, मैच्योर ही नहीं होने देगा, तो आप कैसे आपकी बॉडी आगे फंक्शन करेगी, है ना। तो चलो बढ़ते हैं बच्चों, दैट्स इट। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ क्या है देखते हैं। स्मोक नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास में, स्मोक, और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफी सवाल आ जाते हैं इस टॉपिक से, तो इसको आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है ना। द वर्ड स्मोक इज डिराइव्ड फ्रॉम स्मोक एंड फॉग, किसका मिक्सचर है बच्चों जी, स्मोक एंड फॉग का मिक्सचर है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्मोक, दो टाइप्स की स्मोक होती हैं।
पहला है क्लासिकल स्मोक, दूसरा है हमारा बच्चों फोटोकेमिकल स्मोक। दोनों को समझते हैं करके। क्लासिकल स्मोक अकर्स इन कूल ह्यूमिड क्लाइमेट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। क्लासिकल स्मोक आपको ध्यान रखना है, सी से कूल, ठीक है ना, ऐसे आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो क्लासिकल स्मोक बेसिकली कब प्रोड्यूस होती है, जब कूल ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, ठीक है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ स्मोक, फॉग एंड सल्फर डाइऑक्साइड। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकते हैं क्लासिकल स्मोक का मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो सल्फर डाइऑक्साइड है। केमिकली इट इज अ रिड्यूसिंग मिक्सचर, सो इट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग स्मोक। वेरी इंपॉर्टेंट, जो ब्लू कलर से मैंने ये दो चीजें ली हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, रिड्यूसिंग स्मोक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्लासिकल स्मोक के बारे में आपको क्या क्या ध्यान रखना है क्लासिकल स्मोक के बारे में, कि एक तो ये कूल वेदर में होता है, ठीक है। दूसरा आपको ध्यान रखना है इसका मेजर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो SO2 है, और ये रिड्यूसिंग स्मोक है, ठीक है ना। इस तरीके से आप चीजों को ध्यान रख लोगे तो आराम से आपको याद हो जाएगी, चिंता मत करना। नोट्स तो है ही आपके पास में, जब चाहो तब पढ़ लेना। लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आराम से डाउनलोड कर लेना है। और अभी तक आप वीडियो तक पहुंच गए तो मेरे को बताना भैया मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ, मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, तो मेरे को यार अच्छा लगेगा। काफी सारे बच्चे यार एंड तक देख रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है वीडियो, तो मैं और आगे और वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है ना, आपके लिए। चलो, फोटोकेमिकल स्मोक अकर्स इन वार्म ड्राई एंड सनी क्लाइमेट, ठीक है ना। तो ये गर्म क्लाइमेट में होता है, ठीक है ना, वार्म ड्राई एंड सनी क्लाइमेट, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। मैं जो चीजों को बार बार बोल रहा हूँ यार वो इंपॉर्टेंट हो जाती है कहीं ना कहीं। द मेन कंपोनेंट ऑफ द फोटोकेमिकल स्मोक रिजल्ट फ्रॉम द एक्शन ऑफ सनलाइट, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेन कंपोनेंट्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक क्या क्या है, results from the action of sunlight on unsaturated hydrocarbons and nitrogen oxides produced by automobiles and factories। तो कहां से प्रोड्यूस होता है, या तो ऑटोमोबाइल्स में होता है या फैक्ट्रीज में होता है। फोटोकेमिकल स्मोक has the high concentration of oxidizing agents and is therefore called as oxidizing smoke। इसे क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग ऑक्सीडाइजिंग स्मोक कहते हैं। क्या क्या ध्यान रखना है, तो फोटोकेमिकल स्मोक हमारा सनी कंडीशन में होता है, मतलब जब हाई टेम्परेचर होता है, गर्म टेम्परेचर होता है। मेन कंपोनेंट भैया नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स, तो ये आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट हमारा ये कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग स्मोक। इस पर क्वेश्चंस पहले भी आ चुके हैं और आ भी सकते हैं फर्दर। सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, चिंता नहीं करना, ठीक है ना। 2004 से लेकर 2020 में जो भी सवाल आए मैंने सारे ले लिए हैं, मैं आपको कराऊंगा, बिल्कुल चिंता नहीं करना, आपसे सारे सवाल हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी। बस आप वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से देखें। नहीं चीज याद हो रही है, एक बार और देख लें, 2 बार देखी वीडियो, में गारंटी दे सकता हूँ आपको याद हो जाएगी। और 99.99% चांसेस है कि आप सवाल कर दोगे पेपर में, ठीक है ना। हाँ तो गाइस हम लोग स्टार्ट करने वाले अपना टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। किस तरीके से फोटोकेमिकल स्मोक का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। मैं आपको एक एक पॉइंट आराम से समझाऊंगा, पूरी प्रोसेस बिल्कुल आराम से आप समझ जाओगे, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, मैं गारंटी ले सकता हूँ। When fossil fuels are burnt, a variety of pollutants are emitted in the Earth's troposphere। ठीक है ना, जब फॉसिल फ्यूल को हम बर्न करते हैं तो काफी सारे पॉल्यूटेंट्स जो है हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, ठीक है। जिसमें से अगर हम 2 पॉल्यूटेंट्स की बात करें, कौन कौन से, हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है ना, ये 2 पॉल्यूटेंट्स की बात करें। जब when these pollutants build up to a sufficiently high level, जब इनका लेवल sufficiently हाई हो जाता है, एक चेन रिएक्शन स्टार्ट होती है। a chain reaction occurs from their interaction with sunlight in which NO is converted into nitrogen dioxide। तो क्या हुआ भाई, हमने फॉसिल फ्यूल को जलाया, कुछ पॉल्यूटेंट्स निकले, जिसमें से भी हम मेजर कौन से पॉल्यूटेंट्स की बात कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रिक ऑक्साइड। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड जब सनलाइट से रिएक्ट करेगी तो ये बना लेगी हमारा NO2, ठीक है। दिस NO2 इन टर्न एब्जॉर्ब एनर्जी, ये NO2 जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा आपका NO प्लस एक फ्री ऑक्सीजन एटम में, ठीक है ना। अब ये ऑक्सीजन एटम्स आर वेरी रिएक्टिव एंड कंबाइन विद O2 इन एयर टू प्रोड्यूस ओजोन, ठीक है ना। अब ये जो O निकला है आपका, ठीक है ना, सिंगल फ्री ऑक्सीजन एटम, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा और बना देगा फाइनली ओजोन, ठीक है ना। द ओजोन फॉर्म्ड इन द अबव रिएक्शन सेकंड, इसमें जो हमारी ओजोन बनी है इसको हम रिएक्शन नंबर सेकंड बोल रहे हैं, रिएक्ट्स रैपिडली विद NO, ठीक है ना। ये जो ओजोन बनी है ये रैपिडली रिएक्ट करती है किसके साथ में बच्चों, NO के साथ में, ठीक है। इन द रिएक्शन फॉर्म्ड इन द रिएक्शन फर्स्ट, ठीक है ना। जो NO हमारी फर्स्ट रिएक्शन में बनी है, ये हमारी NO रिएक्ट करती है इस ओजोन के साथ में। दोबारा सुनो क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग, ये सेकंड रिएक्शन में पहले हमारा ओजोन बना, ठीक है ना। स्टार्टिंग से बताता हूँ, देखो पहले NO2 हमारा सनलाइट से रिएक्ट किया, वो किसमें ब्रेक डाउन हुआ, NO और ऑक्सीजन में, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। अब ये जो हमारा नेसेंट ऑक्सीजन बना है, नेसेंट ऑक्सीजन नहीं सॉरी फ्री ऑक्सीजन एटम, ये हमारा ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करा, इसने बनाया ओजोन, ठीक है ना। इसने ओजोन बनाया, कलर चेंज कर लेता हूं अगर आप लोगों को थोड़ा सा वो लग रहा हो। तो क्या हुआ, ये ऑक्सीजन हमारा ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करा और इस ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करने का इसने बना लिया ओजोन। अब ये ओजोन और ये NO रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना, ये ओजोन और ये NO रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं NO2, ठीक है ना, यही लिखा है।
reacts rapidly with NO formed in the reaction first to generate NO2. NO2 is a brown gas and at sufficiently high level can contribute to a haze. ठीक है ना, तो आप ये ध्यान रखें, NO2 एक ब्राउन गैस है, ठीक है, यहाँ पर वो पूछ सकता है भाई NO2 का कलर बता दो, ब्राउन गैस है, ठीक है ना। अभी इसका फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसके बाद और है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। दोबारा एक बार दोबारा समरी बता देता हूँ, अगर आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो। भाई हमने फॉसिल फ्यूल को बर्न किया, ठीक है, फॉसिल फ्यूल से हमारे कुछ पॉल्यूटेंट्स निकले। अब उसमें भी हम मेजरली किस पॉल्यूटेंट की बात कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स की और नाइट्रिक ऑक्साइड की, ठीक है। और जब ये नाइट्रिक ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन का लेवल सफिशिएंट हो गया, ठीक है ना, तो इसने सनलाइट के साथ में इंटरेक्ट किया और NO हमारा कन्वर्ट हो गया नाइट्रोजन ऑक्साइड में, ठीक है, NO2 में। अब ये NO2 हमारा रिएक्ट करेगा सनलाइट के साथ में, सनलाइट के साथ में रिएक्ट करने का दिया बनाया NO और एक फ्री ऑक्सीजन एटम। अब ये फ्री ऑक्सीजन एटम रिएक्ट करेगा हमारा O2 के साथ में और ये रिएक्ट करके बना लेगा हमारा ओजोन। अब ये जो ओजोन बना है ये रिएक्ट करने वाला है हमारे इस NO के साथ में, ठीक है, NO प्लस ओजोन मिलके बना लेता है NO2। ये एक ब्राउन कलर की गैस है जो कि कंट्रीब्यूट करती है हेज में, ठीक है ना, ये हेज बन जाता है, ठीक है। चलो आगे और देखते हैं, अभी इसका फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी देखते हैं इसका आगे और कैसे फॉर्मेशन होता है। चलो नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, द ओजोन इज अ टॉक्सिक गैस एंड बोथ NO2 एंड ओजोन आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड कैन रिएक्ट विद द अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स। अब जो हाइड्रोकार्बन निकले थे स्टार्टिंग में, हमने दो मेजर पॉल्यूटेंट्स की बात करी थी, हमारे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। कलर को थोड़ा चेंज कर लेता हूं इससे आपको अच्छे से दिखे। तो दो मेजर चीज के बारे में बात करी थी, पहला हमारा हाइड्रोकार्बन हो गया और दूसरा हमारा हो गया नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है ना। तो हमने क्या बोला, ओजोन इज अ टॉक्सिक गैस एंड बोथ NO2 एंड O3 आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड कैन रिएक्ट विद अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन। जो स्टार्टिंग में अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन रह गए थे ना, उनके साथ में रिएक्ट करेगा इन द पॉल्यूटेड एयर टू प्रोड्यूस केमिकल सच एज फॉर्मेल्डिहाइड, एक्रोलीन, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तीनों नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, तीनों नाम आपको ध्यान रखना है। वो पूछ सकते हैं फोटोकेमिकल स्मोक में इनमें से कौन कौन सी चीजें बनती हैं, तो आपको तीनों बतानी है, फॉर्मेल्डिहाइड, एक्रोलीन, PAN, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। क्या हुआ, मीथेन हमारा रिएक्ट करा ओजोन के साथ में, ये बन गया फॉर्मेल्डिहाइड और ये बन गया हमारा वाटर, ठीक है। एक्रोलिन का आपको स्ट्रक्चर ये ध्यान रखना है, ये एक्रोलिन का स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर भी पूछ सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। एक्रोलिन का स्ट्रक्चर ये हो गया, PN का स्ट्रक्चर ये रहा, स्ट्रक्चर ध्यान रखें, मैं फिर बोल रहा हूँ स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। फोटोकेमिकल स्मोक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, अभी आपको समझा दिया, बिल्कुल भी चिंता मत करना, अभी दोबारा समराइज कर दूंगा मैं, बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि फोटोकेमिकल स्मोक में आपका फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, एक्रोलिन बनता है और परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट बनता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में क्या है, इफेक्ट्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, क्या क्या इफेक्ट्स हैं। एक्ट एज अ पावरफुल आई नोज थ्रोट इरिटेंट्स, ठीक है ना, आपकी आंख में दर्द हो सकता है, नोज में दर्द हो सकता है इस फोटोकेमिकल स्मोक के कारण, तो एक तरीके से पॉल्यूटेंट है, ठीक है। कॉजेज हेडेक, चेस्ट पेन, ड्राइनेस ऑफ थ्रोट, कफ एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है ना। सोचो मतलब ये फोटोकेमिकल स्मोक कितना अपन को परेशान कर सकता है, किस लेवल तक, मतलब अपन को सिर दर्द भी कर सकता है, चेस्ट में पेन हो सकता है, ड्राइनेस ऑफ थ्रोट हो सकता है, कफ हो सकता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग भी हो सकता है, डैमेज ऑफ प्लांट लाइफ, प्लांट्स को भी नहीं छोड़ेगा, कॉजेज कोरोजन ऑफ मेटल्स, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या ध्यान रखना है वो बता देता हूं मैं। देखो बच्चों, एक तो आप ये ध्यान रखना कोरोजन ऑफ मेटल्स, ये क्या है ना, हर कोई नहीं करता है, मतलब जैसे प्लांट लाइफ को तो काफी सारी चीजें जो है खराब कर रही हैं, लेकिन जैसे आपको पता है कि एसिड रेन भी प्लांट लाइफ को खराब कर रही है, फोटोकेमिकल स्मोक भी प्लांट लाइफ को खराब कर रही है, लेकिन कोरोजन ऑफ मेटल जो है फोटोकेमिकल स्मोक एक इसका यूनिक फीचर है, ठीक है ना, ये कोरोजन कर देता है मेटल्स को, कोरोड कर देता है, ठीक है। तो ये ध्यान रख सकते हो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और ये भी, ठीक है, इन दोनों को आप थोड़ा सा ध्यान रखें। चलो देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास बच्चों क्या है, अभी इसको हटा देते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन। चलो भाई हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था कि भाई स्ट्रेटोस्फेयर में हमारा क्या होता है, ओजोन, ये हमने स्टार्टिंग में देखा था, आप सबको भी पता होगा। और हम लोग दो चीजें स्टडी करेंगे, पहले करेंगे हम लोग फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, उसके बाद हम लोग स्टडी करने वाले हैं ब्रेक डाउन ऑफ ओजोन, दोनों को स्टडी करेंगे हम लोग एक करके, ठीक है। बहुत सिंपल है, सुनते जाओ सब कुछ याद हो जाएगा। अभी तक आपने इतनी वीडियो देख ली, आपको समझ आ गया हो कितना सिंपल चैप्टर है। बस जो हम 9-10 में छोटी छोटी चीजें पढ़ते थे, यूवी रेडिएशन, ओजोन लेयर, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, वही सब चीजें हैं, ठीक है ना। और पता नहीं कि बच्चे ये चैप्टर छोड़ देते हैं, बहुत बड़े लॉस में होते हैं, ठीक है ना। मैंने जब अपने पेपर की तैयारी की थी उस समय मैंने इसको केवल आधे घंटे में रेडी कर लिया था, और आधे घंटे में रेडी कर लिया था, एक सवाल आया था मैं कर आया था आराम से, ठीक है। चलो, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशंस, ये हम लोग देख चुके हैं, ओजोन हमको हार्मफुल यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है, कमिंग फ्रॉम द सन, दीज रेडिएशंस कॉजेस स्किन कैंसर, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। ये यूवी रेडिएशंस क्या करते हैं, स्किन कैंसर, इसे हम एक चीज और बोलते हैं
मेलानोमा, ठीक है, इन ह्यूमंस। तो दोनों चीजें आप ध्यान रखें, स्किन कैंसर और मेलानोमा, ठीक है। द यूवी रेडिएशन स्प्लिट अपार्ट मोलिकुलर ऑक्सीजन इनटू फ्री ऑक्सीजन एटम्स, दीस ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन विद मोलिकुलर ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन। तो क्या होगा, हमारी ऑक्सीजन घूम रही है एटमॉस्फेयर में, यूवी रेडिएशन आई, कहा भाई तुम दोनों टूट जाओ, तो ये ऑक्सीजन के जो बॉन्ड बने थे उसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक हो गए दो ऑक्सीजन फ्री एटम्स में। अब ये ऑक्सीजन का एक फ्री एटम और हमारा ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन दोनों रिएक्ट करके हमें बना लेगा ओजोन, ठीक है। इस तरीके से हो गया फॉर्मेशन। ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल एंड डिकम्पोजेस टू अ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है तो इधर एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम बना रहता है, ओजोन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहता है, ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट होता रहता है। Thus a dynamic equilibrium exists between a production and decomposition of ozone molecules, ठीक है ना। क्या चल रहा है कि फॉर्मेशन भी हो रहा है, ब्रेक डाउन भी हो रहा है, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम बना हुआ है इन दोनों के बीच में, ठीक है ना। चलो देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट स्लाइड आ गई हमारी पास में। In recent years, there has been reports of the depletion of this protective ozone layer because of the presence of certain chemicals in the stratosphere। कुछ सालों से हमें पता चल रहा है, आप लोगों ने कुछ बहुत टाइम पहले सुना भी होगा कि ओजोन लेयर हमारी डिप्लीट हो रही है, ठीक है ना। कई 100 सालों बाद बहुत ज्यादा डिप्लीट हो जाएगी, सब चीजें हम लोगों ने काफी 9-10 में ऐसी चीजें सुनी है ओजोन लेयर के बारे में। In recent year, there have been reports the depletion of protective ozone layer because of the presence of certain chemicals। देखते हैं अभी वो कौन से chemicals हैं। The main reason of ozone layer depletion is believed to be the release of chlorofluorocarbon। very very important, very very important, बार बार बोल रहा हूँ इसीलिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं वो एक बहुत बड़ा रीजन है ओजोन लेयर डिप्लीशन का। क्यों है अभी आपको समझ में आ जाएगा, कैसे रिएक्शंस होती हैं और किस तरीके से ये सॉरी ओजोन को हमारे खराब करता है, ठीक है। तो मेन रीजन जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है आपके ओजोन लेयर डिप्लीशन का, आप ध्यान रखना, ठीक है। इन स्ट्रेटोस्फीयर दे गेट ब्रोकन डाउन बाय अ पावरफुल यूवी रेडिएशंस रिलीजिंग क्लोरीन फ्री रेडिकल। समझते हो क्या हुआ, ये क्या है हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CF2Cl2, यूवी रेडिएशन आई, ये ब्रेक हुआ Cl फ्री रेडिकल और CF2Cl फ्री रेडिकल में, ठीक है। अब ये जो Cl का फ्री रेडिकल यहां से यहाँ आया और इसने ओजोन के साथ में रिएक्ट किया और इसने बना दिया ClO फ्री रेडिकल और ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो इसने बेसिकली क्या कर दिया, इस ओजोन को डिप्लीट कर दिया, ठीक है। अब ये ClO जो फ्री रेडिकल है वो रिएक्ट करने वाला है किससे, हमारा ऑक्सीजन फ्री एटम से, और फिर से बन जाएगा हमारा एक क्लोरीन फ्री रेडिकल और ऑक्सीजन, फिर से ये क्लोरीन फ्री रेडिकल जाके रिएक्ट करेगा। तो एक चेन रिएक्शन देख रहे हो आप किस तरीके से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से बना Cl फ्री रेडिकल, ये Cl फ्री रेडिकल रिएक्ट किया ओजोन से, फिर बन गया ClO फ्री रेडिकल, ठीक है। उसके बाद ये ClO फ्री रेडिकल वापस से एक ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, ठीक है ना, फिर बन गया एक Cl फ्री रेडिकल। तो ये Cl फ्री रेडिकल क्या कर रहे हैं बेसिकली, ये Cl फ्री रेडिकल ही तो मेन रीजन है। आप अगर ध्यान से देखो तो ये Cl फ्री रेडिकल ही तो हमारे ओजोन को खराब कर रहे हैं। तो जितने ज्यादा Cl फ्री रेडिकल आएंगे उतनी ज्यादा हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट होने वाली है, और ये कहां से आ रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। तो मेन समस्या कौन है हमारे यहाँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली चीज है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास में ओजोन होल, इसके बारे में थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं। साइंटिस्ट वर्किंग इन एंटार्क्टिका, कलर चेंज कर लेता हूँ। Scientists working in Antarctica reported about depletion of ozone layer commonly known as ozone hole, ठीक है ना। जो ओजोन लेयर डिप्लीट होती जा रही है तो उसमें एक होल बनता जा रहा है, उसे हम ओजोन होल कहते हैं, ओवर द साउथ पोल के पास में, ठीक है। इन समर देखो कैसे क्या होता है वो भी देखो, अभी समझ आ जाएगा। समर में क्या हो रहा है, ये जो ClO फ्री रेडिकल जो हमने अभी नीचे देखे थे, NO2 से रिएक्ट करते हैं, बनाते हैं ClO NO2, फिर बनता है हमारा ये Cl जो फ्री रेडिकल बनाता है, ये मीथेन से रिएक्ट करता है, ये बनाता है CH3 फ्री रेडिकल प्लस HCl, ClO NO2 प्लस H2O रिएक्ट करते बनाते हैं HOCl प्लस HNO3, ClO NO2 प्लस HCl ये कराते बनाते हैं Cl2 प्लस HNO3, ठीक है। When the sunlight returns to the Antarctica in the spring, the sun warm breaks up the cloud and HOCl and Cl2 are photolyzed। तो HOCl और ये हमारी सनलाइट आई, ये ब्रेक हो गया OH फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल में, और Cl2 ब्रेक हुआ दोबारा से 2Cl फ्री रेडिकल में। ये आ गए हमारे फिर से फ्री रेडिकल, जो कि हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। द क्लोरीन रेडिकल्स दस फॉर्म्ड इनिशिएट द चेन रिएक्शन फॉर ओजोन डिप्लीशन, ठीक है ना। तो ये जो Cl फ्री रेडिकल बने, यही तो हमारे लिए थोड़ी समस्या खड़ी कर रहे हैं। हमको इन Cl फ्री रेडिकल को तो खत्म करना है, क्योंकि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था ना कि Cl फ्री रेडिकल जो है हमारी ओजोन के साथ में रिएक्ट करके इसको डिप्लीट कर रहा है। बेसिकली जो Cl फ्री रेडिकल है यही सबसे बड़ी समस्या की चीज है, ठीक है ना। चलो
आई होप आपको इतनी क्लियर हो गई होगी। अगर हम लोग बात कर लें कि भैया ये रिएक्शन याद करनी है नहीं करनी, तो बच्चों देखो अभी तक तो कोई एज सच मेजर कोई सवाल आया नहीं है इसके ऊपर, ठीक है ना। तो लेकिन मैं कहूंगा आपसे कि आप 2 से 3 बार इसको पढ़ लो कि आपके माइंड में थोड़ा सेट हो जाए कि रिएक्शन क्या है, रटो नहीं, और 2 से 3 बार पढ़ लो, आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे रिएक्शन है क्या असलियत में, ठीक है ना। लेकिन आप ये ध्यान रखो Cl डॉट ये एक मेजर कारण है आपका जो कि इनिशिएट करता है ओजोन लेयर के डिप्लीशन को, ठीक है ना। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सो लेट्स गो। क्या है हमारे पास में, इफेक्ट्स ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। भैया जो ओजोन लेयर जो डिप्लीट होती जा रही है इससे हमें क्या क्या समस्या आ सकती है भाई? स्किन कैंसर सबसे बड़ी समस्या, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बोल रहा हूँ स्किन कैंसर पहले ही बता चुका हूँ। किलिंग ऑफ मैनी फाइटोप्लैंक्टॉन्स, ठीक है ना। डैमेज ऑफ फिश प्रोडक्टिविटी, इंक्रीजेस इवेपोरेशन ऑफ सरफेस वाटर थ्रू द स्टोमेटा ऑफ लीव्स, ठीक है ना। इवेपोरेशन को इंक्रीज कर देता है सरफेस ऑफ वाटर से, सरफेस वाटर थ्रू द स्टोमेटा ऑफ द लीव्स, ठीक है ना। जो लीव्स की जो सरफेस पे पानी है उसका इवेपोरेशन बहुत ज्यादा स्पीड में होने लग जाता है, ठीक है। चलो, तो आप में इसमें कौन कौन से ध्यान रखना है इफेक्ट? स्किन कैंसर बच्चों ध्यान रखना है, किलिंग ऑफ मेनी फाइटोप्लैंक्टन्स ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और बाकी दो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दो तो बच्चों आप जरूर ध्यान रखें, ठीक है। इंक्रीज इवेपोरेशन तो आप कर ही लोगे, ठीक है। चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलो, वाटर पॉल्यूशन, लास्ट, शायद ये लास्ट ही टॉपिक है हमारा। देखते हैं बच्चों वाटर पॉल्यूशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना? बहुत, मैं बार बार कह रहा हूँ ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको ध्यान से समझ लेना और इसमें कुछ चीजें याद करनी है और काफी सारे सवाल आपसे हो जाएंगे, मेरी गारंटी है, ठीक है ना। जो बच्चा इस टॉपिक को पढ़ लेगा ना तो 60 to 70% चांस है कि इसी टॉपिक के सवाल आएगा और आप कर लोगे, बाकी टॉपिक आपने नहीं पढ़े होंगे तो चल जाएगा एक बार, ठीक है ना। तो वाटर पॉल्यूशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना यार। अपने दोस्तों को शेयर करना यार, ये वीडियो में मतलब बहुत मेहनत लगती है बनाने में, हम लोगों को काफी टाइम लगता है। पहले आपके लिए पूरे मतलब नोट्स पहले हम लोग खुद बनाते हैं अच्छी तरीके से, उसके बाद में आपके लिए टाइप करते हैं, उसके बाद स्लाइड्स वगैरह बनाते हैं, फिर रिकॉर्ड करते हैं, एडिटिंग करते हैं, फिर अपलोड करते हैं, तो ऐसा काफी टाइम वगैरह लग जाता है, इसलिए मैं वीडियोस कम ही डाल पा रहा हूँ आजकल। लेकिन अभी मैं फ्री हो जाऊंगा कुछ टाइम बाद तो आपके लिए रेगुलर वीडियोस आएंगी, ठीक है ना। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ आपकी मदद करने की, आप भी अपना जरूर सपोर्ट दिखाएं, अपने दोस्तों को शेयर करो यार, सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को नहीं किया तो, और मुझको बताओ भैया मैंने यहाँ तक पढ़ लिया है। और अगर कोई भी डाउट हो आपसे जेई से रिलेटेड, आप मुझसे आराम से पूछ सकते हो, फेसबुक पे मेरे को रिक्वेस्ट भेज देना, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और आपको जो भी डाउट आप मुझसे पूछ लेना, इंस्टाग्राम पर मुझको फॉलो कर लो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। और मेल कर देना, अगर आप लोग फेसबुक वगैरह नहीं चलाते तो मेल पे मैं आपके डाउट्स जो भी हैं सॉल्व कर दूंगा। कमेंट में बता देना कैसी लगी यार वीडियो, और कमेंट ड्रॉप करोगे भैया मैंने यहाँ तक देख लिया वीडियो तो मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा यार, बच्चे देख रहे हैं, ठीक है ना। चलो दैट्स इट, स्टार्ट करते हैं इसको। वाटर पॉल्यूशन, कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। कॉज देखते हैं, सबसे पहला कॉज होता है हमारा पैथोजेंस, इंक्लूड बैक्टीरिया एंड अदर ऑर्गेनिज्म दैट एंटर वाटर फ्रॉम डोमेस्टिक सीवेज एंड एनिमल एक्सक्रीटर, ठीक है ना। पैथोजेंस तो सिंपल है, वो बैक्टीरिया और वो ऑर्गेनिज्म जो एंटर करते हैं वाटर में, कहां से? या तो सीवेज से या एनिमल एक्सक्रीटर से, ठीक है। Organic waste. The other major water pollutant is organic matter such as leaves, grass, trash, etc. ठीक है। In cold water dissolved oxygen DO, ठीक है। Dissolved oxygen मतलब DO can reach a concentration up to 10 ppm parts per million। ppm क्या है बच्चों? parts per million। कोल्ड वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कहां तक पहुंच जाती है? 10 ppm तक। वेयर एज ऑक्सीजन इन एयर इज अबाउट 2 लाख ppm, ठीक है ना। तो आप ये पूछ सकता है सवाल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं स्टार मार्क कर देता हूं, हर बार मैं बोल ही रहा हूं आपसे, ठीक है ना। जो कोल्ड वाटर है उसमें कितनी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है तो उसकी कंसंट्रेशन आप ध्यान रखें 10 ppm, और एयर में 2 लाख ppm, ठीक है। 2 into 10 की पावर 5 ppm, ठीक है। तो आप ये ध्यान रख सकते हो। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ऑफ वाटर इज बिलो 6 ppm द ग्रोथ ऑफ फिश गेट्स इनहिबिटेड, ठीक है। अगर आपकी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन पानी में 6 ppm से कम हो गई, द ग्रोथ ऑफ फिश गेट्स इनहिबिटेड, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि 6 ppm से अगर कम हो गई तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास में द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया to break down the organic matter present in a certain volume of sample of water is called biochemical oxygen demand। वेरी इंपॉर्टेंट, 1 2 3 सवाल लगभग आ चुके हैं इस चीज के ऊपर। मैं भी आपको जब क्वेश्चंस कराऊंगा, अभी एंड में आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूँ काफी सारे, तो चिंता मत करना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में इसी वीडियो में करा दूंगा। ये एक शॉट में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 2 बार इस वीडियो को देख लेना, 100% दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। तो वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो रिक्वायर्ड होगा बैक्टीरिया को ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करने के लिए, ठीक है ना। जैसे ऑर्गेनिक मैटर, अगर कोई बैक्टीरिया है वो ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करना चाह रहा है तो उसको कुछ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी एक सर्टेन वॉल्यूम ऑफ वाटर को ब्रेक डाउन, सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सैंपल के लिए
इज कॉल्ड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है ना। तो आपको बीओडी का, ये बार तो यही पूछ लेते हैं बीओडी का बता दो, बीओडी का जो क्या बोलते हैं एक्सपांशन क्या है पूरा। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक, किसके ऐसे सवाल आ जाता है, बीओडी स्टैंड्स फॉर, ठीक है ना। तो आप कर सकते हो ये सारे सवाल, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन ध्यान रखना। तो बेसिकली बीओडी कहता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सैंपल, ठीक है ना। कुछ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सैंपल है जो वाटर का, उसके लिए हमें कितना ऑक्सीजन चाहिए कि हम उसमें ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसको ब्रेक डाउन करवा सकें बैक्टीरिया के द्वारा, उसी को हम उसका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, बीओडी। क्लीन वाटर वुड हैव बीओडी लेस देन 5, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके चारों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा फालतू की चीजें मैं अपने नोट्स में ना आपको दूंगा, शॉर्ट नोट्स में आपको दे रहा हूँ। लगभग आप 15 से 20 मिनट में आराम से पूरे नोट्स रीड कर लोगे और आप जेईई मेंस के लिए 15 से 20 मिनट के लिए तैयार हो जाओगे। 15 से 20 मिनट में मैक्स टू मैक्स। जैसे ही आपका पेपर देने जा रहे हो उसके एक दिन पहले रात में 15 मिनट पढ़ लेना, आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री रेडी है। और भी चैप्टर अगर आप कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं कमेंट में ड्रॉप कर दो, भैया ये चैप्टर में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, कुछ हमें बताइए कुछ तरीका, किस तरीके से हम करें, तो मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा, ठीक है ना। आप बता देना बस एक बार। क्लीन वाटर वुड हैव बीओडी वैल्यू लेस देन 5, तो क्लीन वाटर की जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की जो वैल्यू होती है 5 ppm से कम होती है, वेयर एज हाईली पॉल्यूटेड वाटर कुड हैव बीओडी वैल्यू ऑफ 17 ppm और मोर। ये इंपॉर्टेंट है, क्लीन वाटर के लिए 5 से कम और हाईली पॉल्यूटेड की 17 या 17 से ज्यादा, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दो चीजें ध्यान रखनी है, डीओ ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है और कोल्ड वाटर में होती है वो 10 ppm, एयर में होती है 2 लाख ppm, ठीक है ना। If the concentration of dissolved oxygen of water is below 6 ppm, the growth of fish gets inhibited। तो ये 6 ppm ध्यान रखना है अपन को। BOD क्या होता है ये ध्यान रखना है अपन को। और क्लीन वाटर का BOD कितना होता है 5 ppm और उससे कम, और हाईली पॉल्यूटेड होता है 17 ppm या उससे ज्यादा। तो आपको ये ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं हमारे पास में क्या है। नेक्स्ट हमारे पास में केमिकल पॉल्यूटेंट्स, देखते हैं क्या है। मेटल्स सच एज कैडमियम, मर्करी, निकल एक्सेट्रा कॉन्स्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ पॉल्यूटेंट। जो हैवी मेटल्स होते हैं ना ये एक तरीके से पॉल्यूटेंट्स हैं, ठीक है ना। तो आप ध्यान रख लीजिए, ध्यान रख लीजिए ये जो मेटल्स हैं आप इनके नाम थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। अगर आ जाएं तो आप टिक कर देना। अगर पूछ रहे हैं 4 ऑप्शन में बताओ इसमें से कौन सा जो है मेटल जो है केमिकल पॉल्यूटेंट है, ठीक है ना, तो आप बता सकते हो, ठीक है। वेरियस इंडस्ट्रियल केमिकल्स लाइक पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल्स पीसीबीज व्हिच आर यूज्ड एज cleansing solvent, detergents and fertilizers add to the list of water pollutants। तो ये जो है PCBs ये भी एक तरीके का हमारा केमिकल पॉल्यूटेंट है, ठीक है ना। This process in which nutrient enriched water bodies support a dense plant population which kills animal life by depriving it of oxygen and results in subsequent loss of biodiversity is called eutrophication, ठीक है ना, यूट्रोपिकेशन। ये प्रोसेस आप ध्यान रखें, यूट्रोपिकेशन क्या होता है। एक आध सवाल इस पे भी आया हुआ है कहीं, मेरे को अच्छे से ध्यान है, तो अभी जब सवाल करेंगे तो आपको जरूर बता दूंगा मैं। तो अभी आप ध्यान रखें यूट्रोपिकेशन क्या होता है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना। ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है तो जो पूरी बायोडाइवर्सिटी है, प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ, वो सारी मर जाएगी, इसे हम यूट्रोपिकेशन कहते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हमारे पास में क्या है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कम से कम 4 से 5 सवाल दिखाऊंगा अभी मैं आपको इसके जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, ठीक है। चलो फ्लोराइड पे बात करते हैं। इट्स डेफिशिएंसी इन ड्रिंकिंग वाटर इज हार्मफुल टू मैन एंड कॉज डिसीज सच एज टूथ डिके। फ्लोराइड से कौन सी डिसीज होती है, टूथ डिके, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो भी चीजें मैंने लिखी ना इंपॉर्टेंट ही, ऐसी कोई चीज नहीं जो मैंने फालतू इसमें ऐड करी है, ठीक है। जो मैं आपको बोल रहा हूँ इसमें तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर, इसमें सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कोई भी चीज फालतू नहीं है इसमें, ठीक है। Soluble fluoride is often added to drinking water to bring its concentration up to 1 ppm या 1 मिलीग्राम डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है 1 ppm तक आप उसकी कंसंट्रेशन रख सकते हो, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर में। The fluoride ions make the enamel on teeth much harder by converting hydroxyapatite। इसका फॉर्मूला आप जरूर ध्यान रखें बच्चों, ये पूछा गया है, ठीक है। हाइड्रोक्सीपेटाइट का फॉर्मूला ये, ठीक है। तो ये बेसिकली फ्लोराइड क्या करते हैं, कन्वर्ट किसको कर देते हैं, अपनी जो टूथ एनिमल है उसको इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, हार्ड बना देते हैं, ठीक है। देखते हैं अभी पढ़ते हैं इसको पूरा। द फ्लोराइड आयन मेक द एनिमल ऑन टीथ मच हार्डर बाय कन्वर्टिंग हाइड्रोक्सीपेटाइट, इसको कन्वर्ट कर देते हैं इसमें, ठीक है। द एनिमल ऑन द सरफेस ऑफ टीथ इनटू मच हार्डर फ्लोरोपेटाइट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बेसिकली पूछ सकते हैं कि फ्लोराइड आयंस क्या करते हैं, हाइड्रोक्सीपेटाइट को किस में कन्वर्ट करते हैं, तो फ्लोरोपेटाइट में कन्वर्ट करते हैं। फॉर्मूले दोनों को आपको ध्यान रखना है, मैं इधर लिख के दिखाता हूं। फॉर्मूला बेसिकली क्या है, 3Ca3
मैं जब अपना पेपर देने गया था तब मैंने इसको रट लिया था, आप भी जरूर रट लें, बहुत काम का फॉर्मूला है और आराम से रट जाएगा, ऐसा नहीं है। कैल्शियम फॉस्फेट डॉट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सिंपल ही तो है, ऐसे याद रखना, कैल्शियम फॉस्फेट डॉट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो गया, 3 कैल्शियम फॉस्फेट डॉट कैल्शियम फ्लोराइड, वेरी सिंपल, ठीक है। इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट है बच्चों। फ्लोराइड आयन कंसंट्रेशन अब 2 पीएम, 2 पीएम से अगर 2 पीपीएम से ज्यादा कंसंट्रेशन हो गई फ्लोराइड आयन की तो वो कॉज करेगी ब्राउन मोटलिंग ऑफ टीथ, ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। 2 पीपीएम से ज्यादा कंसंट्रेशन कर देंगे तो क्या समस्या आ जाएगी, पेपर में सवाल आ जाते हैं, ये 4 चीजें अगर मान लो मैं किसकी कंसंट्रेशन इससे ज्यादा कर दूं तो ड्रिंकिंग वाटर हमारे पीने लायक नहीं रह जाएगा या हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो हमें कंसंट्रेशन ध्यान रखनी है, ठीक है। 2 पीपीएम से ज्यादा हो गया तो ब्राउन मोटलिंग ऑफ टीथ हो जाता है, ठीक है। बार बार पीएम पीएम निकल रहा है क्योंकि पीएम हम ज्यादातर बोलते हैं ना प्राइम मिनिस्टर, तो अभी पीपीएम हम लोग बहुत ही कम यूज करते हैं, केमिस्ट्री में हम लोग ज्यादातर मोल पर लीटर मोलरिटी यूज करते हैं कंसंट्रेशन के लिए, है ना, तो इसलिए पीपीएम काफी कम यूज होता है। At the same time, excess fluoride over 10 ppm cause harmful effect of bones and teeth, ध्यान रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या क्या ध्यान रखना, मैं दोबारा बता रहा हूँ, फ्लोराइड इट्स डेफिशिएंसी, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है बच्चों, टूथ डिके हो जाता है। दूसरा, soluble fluoride एडेड टू ड्रिंकिंग वाटर टू ब्रिंग, आप 1 ppm तक फ्लोराइड को रख सकते हो अपने वाटर में, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लोराइड आयन मेक्स द एनिमल ऑफ ऑन टीथ मच हार्डर, ठीक है, ये अपना जो टीथ एनिमल है उसको बहुत हार्डर कर देता है, क्या कन्वर्ट करता है, 3 कैल्शियम फॉस्फेट डॉट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कन्वर्ट कर देता है 3 कैल्शियम फॉस्फेट डॉट कैल्शियम फ्लोराइड में, ठीक है। हाइड्रोक्सीपेटाइट को फ्लोरोपेटाइट में कन्वर्ट कर देता है। फ्लोराइड आयन कंसंट्रेशन अब 2 पीएम और 2 पीपीएम से ज्यादा रखेंगे तो ब्राउन मोटलिंग ऑफ टीथ हो जाएगा, ठीक है। 10 पीपीएम से ज्यादा रख दिए तो आपकी बोन्स और टीथ में बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है, ठीक है, तो आप ये ध्यान रखें। बात करते हैं बच्चों लेड की, अपर लिमिट कंसंट्रेशन ऑफ लेड इन ड्रिंकिंग वाटर इज अबाउट 50 ppb, पार्ट्स पर मिलियन, ये हो गया पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है। तो इसकी अपर लिमिट कंसंट्रेशन कितनी है, 50 ppb, ये ध्यान रखना है आपको। लेड कैन डैमेज किडनी, लीवर एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, ठीक है, ये ध्यान रखना है कि लेड से हमें किन किन चीजों में डैमेज हो सकता है, किडनी, लीवर और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में, ठीक है। ये लेड के दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, बस बच्चों ये सब चीजें वाटर पॉल्यूशन में बता रहा हूँ, इनको अच्छे से पढ़ लो, इन्हीं से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो अपर लिमिट आपको ध्यान रखनी कितनी है, 50 ppb, और किसको डैमेज करते हैं, किडनी, लीवर और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा मेटल है हमारे पास में, चलो नेक्स्ट हमारे पास सल्फेट, तो सल्फेट, एक्सेसिव सल्फेट ग्रेटर देन 500 ppm, अगर 500 ppm से ज्यादा हो गया इन ड्रिंकिंग वाटर कॉज लेग्जेटिव, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है लेग्जेटिव सल्फेट के लिए, ठीक है। लेग्जेटिव इफेक्ट अदरवाइज एट मॉडरेट लेवल इट इज हार्मलेस, ठीक है, मॉडरेट लेवल में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब तुमने 500 से ज्यादा कर दिया तो ये आपको लेग्जेटिव इफेक्ट दिखा सकता है, ठीक है। नाइट्रेट देखते हैं, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर इज 50 ppm, ठीक है, 50 से ज्यादा नहीं कर सकते आप। एक्सेस नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर कैन कॉज डिसीज एज मीथ में ग्लोब, क्या लिखा है यार, बड़ी अजीब अजीब सी डिसीज होती हैं, पढ़ भी नहीं पाते ना, पढ़ते हैं लेकिन एक बार कोशिश करते हैं, देखते हैं, आप लोग मेरे को बताना इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है ठीक है। डिसीज सच एज मिथिमोग्लोबिनीमिया, ठीक है, पढ़ लेना यार क्या लिखा है यार, इतनी खतरनाक सी डिसीज है। ब्लू बेबी सिंड्रोम, आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हो, ठीक है। चलो, वो तो हमने जो मेटल्स वो अभी हमने देखे, क्या क्या देखा, फ्लोराइड देखा, लेड देखा, सल्फेट देखा, SO4-2 देखा, लेड Pb होता है, फ्लोराइड F- होता है और नाइट्रेट NO3- होता है, ठीक है, ये चारों हमने देख लिए, ये भी सारे ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, ऐसा नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना है। Fe का ये है, ठीक है, ppm 0.2 ppm, Mn का 0.05 ppm, एल्यूमिनियम का 0.2 ppm, कॉपर का 3 ppm, Zn का 5 ppm और कैडमियम का 0.005 ppm, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। क्या भैया हम ये छोड़ सकते हैं, बिल्कुल नहीं बच्चों, नहीं छोड़ सकते, आपको इनमें अभी मैंने जो स्टैंडर्ड वाली चीजें, जो अभी नेक्स्ट स्लाइड से, प्रीवियस स्लाइड से मैंने आपको जो जो अभी चीजें बताई हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, वो सारी चीजें उसमें याद रखनी है, कुछ भी नहीं छोड़ सकते उसमें, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब कुछ पढ़ना है उसमें से, ठीक है। तो आई होप आपको अभी समझ में आ गया होगा। सो ऑलराइट गाइस, अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चंस। अभी तक मैंने आपको जितना चैप्टर पढ़ा दिया है वो दैट्स इट, कंप्लीट है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, सब कुछ आप कर सकते हो आराम से। अभी मैं आपको, अगर आप लोग अभी एक बार और देख लो वीडियो, उसके बाद इन क्वेश्चंस को करना, मेरी गारंटी आप आराम से लगा लोगे, ठीक है। तो ऑलराइट, हम लोग सारे क्वेश्चन सभी के करके सॉल्व करते हैं, देखते हैं। द स्मोक इज एसेंशियली कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ, स्मोक किसके कारण होता है बच्चों, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, 2 तरह की स्मोक पढ़ी थी हमने, कौन कौन सी पढ़ी थी बच्चों, फोटोकेमिकल और क्लासिकल, ठीक है, एक में सल्फर के कारण होता था, एक में नाइट्रोजन कारण होता था। तो देखते हैं बच्चों इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सी, करेक्ट, ठीक है ना। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे पास में।
द कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड, lead, nitrate, iron in water sample is sample from an underground lake was found to be 1000। हमें दिया है फ्लोराइड का, तो फ्लोराइड का हमें कितना दिया है, एक मिनट, फ्लोराइड का हमें दिया है बच्चों 1000 ppb, और हमें दिया है लेड का दिया है, पीबी का हमें दिया है 40 ppb, और नाइट्रेट का दिया है NO3 माइनस का हमको दिया है बच्चों, कितना दिया है 100 ppm, और आयरन का हमको दिया है बच्चों, कितना दिया है आयरन का 0.2 ppm। ठीक है, दिस वाटर इज अनस्टेबल फॉर ड्रिंकिंग ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ, किसका कंसंट्रेशन लिमिटिंग से ज्यादा हो गया है कि हम पी नहीं सकते हैं। हाँ तो गाइस आई होप आप लोगों ने सारी वैल्यूज याद कर ली होंगी, अगर नहीं करी है तो पहले याद करना, तभी आप ये वाला क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है ना, तो मेरे को जो नाइट्रेट के बारे में पता है, नाइट्रेट के बारे में बच्चों हम लोगों ने याद किया था कि 50 ppm से अगर ज्यादा हो गया तो ये दिक्कत क्रिएट कर देगा। तो अभी इसमें कितना दे रखा है 100 pm, इसका ppm, इसका मतलब आंसर इसका क्या हो गया, नाइट्रेट। तो आंसर हमारे हिसाब से बी होना चाहिए। तो आंसर चेक करते हैं क्या है इसका, तो आंसर बी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट्स इन द फॉलोइंग। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन, बिल्कुल सही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के कारण ही ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है। रॉन्ग बताना है बच्चों, ध्यान रखना है ना। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, सही है भैया। ओजोन लेयर डज नॉट परमिट इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द सन, गलत, यूवी रेडिएशन होता है, इंफ्रारेड थोड़ी ना होता है। तो इसका आंसर अपने हिसाब से क्या होना चाहिए, सी। चेक कर लेते हैं बच्चों, आंसर इसका क्या होता है, सी। चलो सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिकमेंडेड कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड इज दिस, ये आप पढ़ लेना पूरा क्वेश्चन, मैं पढ़ चुका हूं एक बार, इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूं दोबारा से। ये देखो मेरे को कंपाउंड देख के समझ आ गया क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अभी तो मैंने पढ़ाया था ये आपको फ्लोराइड में, तो आपको याद भी होगा मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, जो मैंने पढ़ाया ना वो पढ़ लो, उसी से सारे क्वेश्चन आएंगे, अभी देखना। ठीक है, तो किस में कन्वर्ट करता है ये, कैल्शियम फ्लोराइड वाले में, ये रहा आंसर डायरेक्ट। ठीक है ना, 3 नहीं ये नहीं होगा, कैल्शियम फ्लोराइड और कैल्शियम फॉस्फेट होता तो ये होगा। ठीक है ना, कैल्शियम फॉस्फाइड डॉट कैल्शियम फ्लोराइड, तो इसका मतलब आंसर हो गया हमारा बच्चों डी। ठीक है, तो आपको पूरा कंपाउंड ध्यान रखना है। बेसिकली किसको कन्वर्ट करता है, कैल्शियम फॉस्फेट डॉट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कन्वर्ट करता है कैल्शियम फॉस्फेट डॉट कैल्शियम फ्लोराइड में। तो ऑप्शन होना चाहिए हमारा डी। लेट्स चेक इट, क्या है आंसर, तो आंसर इज डी। हाँ तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो हमने ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सी गैसेस पढ़ी थी बच्चों, एक हमने पढ़ी थी CO2, मीथेन पढ़ी थी हमने, नाइट्रस ऑक्साइड पढ़ी थी, नाइट्रस ऑक्साइड इज N2O पढ़ी थी हमने, CFCs पढ़े थे, वाटर वेपर पढ़ा था। हाँ तो वाटर वेपर भी लिख लेते हैं इधर। और कौन सी गैस पढ़ी थी बच्चों हमने, ओजोन गैस पढ़ी थी। ये सारी गैस हमने ग्रीन हाउस गैस पढ़ी थी। अब देख लो कौन सा सेट हमारा सही होगा, तो CH4N2 गलत, N2 नहीं होता, ये भी गलत, N2 नहीं होता, NO2 भी नहीं होता, गलत, एंड ये डी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो चेक करते हैं हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर होना चाहिए डी, सही है आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द पॉल्यूटेंट गैस लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसकलर्ड एंड लस्ट्रस नेचर ऑफ ताजमहल। ताजमहल को कौन प्रॉब्लम कर रहा है, SO2 NO2। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको, ताजमहल की मेजर समस्या जो क्रिएट कर रहा है कौन कर रहा है, एसिड रेन, और एसिड रेन किसके कारण होती है, SO2 और NO2 के कारण। ठीक है ना, तो आंसर होना चाहिए सी। लेट्स चेक इट, क्या है आंसर, तो आंसर होना चाहिए हमारा सी, आंसर इज सी, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास में बच्चों। अब वाटर सैंपल हैज ppm लेवल कंसंट्रेशन दे रखी है, फ्लोराइड दे रखा है 10, सल्फर सल्फेट दे रखा है 100, नाइट्रेट दे रखा है 50। ठीक है ना, द नाइन्स दैट मेक द वाटर सैंपल अनस्टेबल फॉर ड्रिंकिंग, कौन से अनस्टेबल कर रहे हैं भैया, फ्लोराइड की कितनी होनी चाहिए कंसंट्रेशन, 1 ppm तक चल जाएगा भैया। ठीक है, ये होता है हमारे फ्लोराइड के लिए। ठीक है, और उसके बाद में अगर हम लोग बात करें सल्फेट की, तो सल्फेट के लिए कितना होना चाहिए, 500 ppm तक चल जाता है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें नाइट्रेट की, तो नाइट्रेट के लिए हमारा चल जाता है, नाइट्रेट के लिए चल जाता है हमारा 50 ppm तक। ठीक है ना, चलो तो फ्लोराइड का 10 दिया है, नहीं चलेगा फ्लोराइड में, सल्फेट का 100 दिया है भाई चल जाएगा, 500 तक चल जाता है, नाइट्रेट का 50 दिया है चल जाएगा। तो कौन प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, केवल फ्लोराइड। तो आंसर होना चाहिए बी। लेट्स चेक इट, क्या है आंसर, सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, देख रहे हो बच्चों कितने सिंपल सिंपल सवाल आ रहे हैं, इतने सिंपल सवाल आपने देखे नहीं होंगे जेईई मेंस में, इतने सिंपल आते हैं। ठीक है, इसलिए कह रहा था मैं। Which one of the following substances used in dry cleaning in dry cleaning is a better strategy to control environmental pollution? तो अगर हम इस सब्सटेंस की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होता, ये होता है टेट्राक्लोरोएथाइलिन। ठीक है ना, आप इसको ध्यान रख सकते हैं, ये कंपाउंड है जो ड्राई क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल होता है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में। ठीक है, टेट्राक्लोरोएथाइलिन। ठीक है ना, चलो
मैं कह रहा हूँ ना 99.99% सवालों की मैं गारंटी ले सकता हूँ, जो मैंने पढ़ा है उसी से आएगा आंसर इज ए। चलो बाकी देखो 100% ही तो कोई गारंटी ले सकता है, सब लोग ऐसे ही बोलते हैं कि मैं 100% गारंटी ले सकता हूँ, सब कुछ मेरे उसी नोट्स में से आएगा, ऐसा होता ही नहीं है कभी, ठीक है। कोई भी जेई का टीचर ये गारंटी दे रहा है इसका लोग गलत बोल रहा है, ठीक है। जेई एक तरीके से अनप्रिडिक्टेबल है, आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते लोग क्या पूछ रहे हैं। एक बार तो शायद 2016 या 17 में उन्होंने आउट ऑफ कोर्स सिलेबस पूछ लिया था, आउट ऑफ कोर्स सिलेबस में से एक क्वेश्चन आ गया था, ठीक है, जो मतलब सिलेबस में बहुत दूर दूर तक नहीं था लेकिन फिर भी आ गया था, तो वो अनप्रिडिक्टेबल है एक तरीके से जेई मींस वाले, ठीक है। बीओडी स्टैंड्स फॉर, ये देख लो, अब ये कई क्वेश्चन है, देखो जेई मींस 2016 में आया, ये कोई क्वेश्चन है कि बीओडी किसके लिए स्टैंड करता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इतना सिंपल क्वेश्चन, आंसर इज सी। चेक करते हैं आंसर सी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट इज एन आयन प्रोड्यूस बाय, भैया ये हमने पढ़ा था, कहाँ प्रोड्यूस होता था बच्चों, ध्यान करो, फोटोकेमिकल स्मोक में, पढ़ा था नहीं पढ़ा था। चलो क्वेश्चन हो रहे नहीं हो रहे यार, मुझे कमेंट बता देना भैया कि सारे क्वेश्चन हमसे हो गए, मजा आ गया, आपने बहुत अच्छा पढ़ा, एक बार कमेंट ड्रॉप कर देना यार, मेरे को अच्छा लगेगा कि आपको पसंद आया नहीं आया। बताना कि भैया कि ये प्रॉब्लम आ रही है, आपने ये आप ऐसे बताते तो ज्यादा सही रहता, मैं भी आपसे थोड़ा सीख लूंगा, है ना। तो आप जो भी अपनी राय देना चाहते हो कमेंट में यार जरूर देना, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, द हायर कंसंट्रेशन ऑफ विच गैस इन एयर कैन कॉज स्टिफनेस ऑफ फ्लावर्स, ये सेम स्टेटमेंट हमने पढ़ा है, ठीक है ना। कहाँ पढ़ा था बच्चों, SO2 में। SO2 क्या करता है, स्टिफनेस ऑफ फ्लावर्स कर देता है, तो आंसर इसका क्या होना चाहिए, बी। लेट्स चेक इट, क्या आंसर, आंसर इज बी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, ताजमहल इज बीइंग slowly disfigured and discolored, this is primarily due to acid rain, पढ़ चुके हैं बच्चों, देख लो कितने सिंपल सिंपल सवाल आ रहे हैं, कहीं से लग रहा है जेईई मेंस लेवल के सवाल हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ इस चैप्टर को जरूर प्रिपेयर कर लेना। वाटर सैंपल विद बीओडी 4 and 18, हमने क्या पढ़ा था, 5 ppm से कम, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, आपका वाटर साफ है, क्लीन है। 17 या 17 से ज्यादा इसका मतलब हाईली पॉल्यूटेड है, तो 4 ppm इसका मतलब क्लीन, और 18 मतलब हाईली पॉल्यूटेड, तो आंसर इज ए। लेट्स चेक इट, आंसर ए होना चाहिए इसका, तो आंसर ए है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 2019 का क्वेश्चन, द मॉलिक्यूल दैट हैज मिनिमम और नो रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, भैया ये तो हमने पढ़ा था कंपाउंड फोटोकेमिकल स्मोक के दौरान, ओजोन भी हमने देखा था, नाइट्रिक ऑक्साइड भी हमने देखा था, लेकिन हमने NO2 कहीं नहीं देखा था फोटोकेमिकल स्मोक में, तो आंसर शुड बी सी। लेट्स चेक इट, आंसर सी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, देख रहे हो बच्चों कितने सिंपल सिंपल सवाल है, इसलिए कह रहे हैं इस चैप्टर को कतई ना छोड़ें, ठीक है ना। मैंने इसलिए पूरा चैप्टर आपके लिए क्लियर कर दिया यूट्यूब पे यार, जो ये चैप्टर है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इसका एकदम अच्छा सा कोई वीडियो नहीं है, मैंने पूरा यूट्यूब पे देखा, मैंने कहा यार जरूरत है बच्चों को, तो इसलिए मैंने आपके लिए बनाया वीडियो, जिसमें आपको क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराऊंगा और पूरी थ्योरी भी दूंगा, नोट्स भी दूंगा, पूरा एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है। चलो, ओजोन इज डिस्ट्रॉयड बाय CFCs, एकदम सही है। ओजोन होल्स इंक्रीज द अमाउंट ऑफ यूवी रेडिएशन, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या ये इसका रीजन है, ये इसका रीजन नहीं है, लेकिन ठीक है ना। तो असर्शन एंड रीजन आर बोथ आर करेक्ट बट द रीजन इज, ठीक है, ये सी आंसर होना चाहिए इसका। तो चेक करते हैं क्या है इसका आंसर बच्चों, आंसर इज सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक्सेसिव रिलीज ऑफ CO2 इनटू द एटमॉस्फेयर रिजल्ट इन, तो CO2 की एक्सेसिव रिलीज से क्या होती है बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग, ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ बहुत बार, ठीक है ना। तो आंसर शुड बी सी, लेट्स चेक इट, क्या है आंसर, सी सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, द मैक्सिमम प्रेस्क्राइब्ड कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर इन ड्रिंकिंग वाटर, कॉपर की कितनी कंसंट्रेशन हो सकती है मैक्सिमम, ये मैंने जो आपको चार्ट दिया था उसमें लिखी थी 3 ppm, तो आंसर शुड बी ए। तो देखते हैं क्या है इसका आंसर, आंसर इज ए। नेक्स्ट देखते हैं, द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर बिटवीन 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर, सबसे पहले क्या होता है, ट्रोपोस्फियर जहां पे हम रहते हैं, उसके बाद होता है स्ट्रेटोस्फियर जो होता है 10 से 50, ये मैंने सेम स्टेटमेंट आपको पढ़ाया है प्रीवियस स्लाइड में, आप जाकर जरूर चेकआउट करें, नहीं याद हुआ है तो एक बार और देखें, दूसरी बार में याद हो जाएगा सब कुछ। तो आंसर चेक करते हैं, इसका आंसर होना चाहिए डी, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सेट ऑफ स्पीसीज रिस्पांसिबल फॉर फोटोकेमिकल स्मोक, फोटोकेमिकल स्मोक में क्या क्या यूज किया जाता है, चेक कर लेते हैं। NO आया था, NO2 आया था, O3 आया था, हाइड्रोकार्बन आए थे, यस, इसका मतलब ए ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो चेक करते हैं आंसर क्या है, ए। चलो, एयर पॉल्यूशन दैट अकर्स इन सनलाइट, ठीक है ना, तो देख लेते हैं सनलाइट में, पहले बताता हूँ, देखो हमने क्या पढ़ा था, स्मोक पढ़ा था, स्मोक में बेसिकली हमने दो पढ़े थे, क्लासिकल पढ़ा था, क्लासिकल किस में होता था बच्चों, हमारा कूल वेदर में, और क्या होता था वो, रिड्यूसिंग स्मोक, ठीक है ना। नेक्स्ट हमने पढ़ा था फोटोकेमिकल वाला स्मोक पढ़ा था, जो होता था हमारा सनलाइट वेदर में, या ऐसे हम लोग वार्म वेदर कह सकते थे, वार्म हम लोगों ने पढ़ा था, और जो क्या था बच्चों हमारा ऑक्सीडाइजिंग स्मोक, ठीक है ना। तो अभी हमारा सनलाइट के बारे में बात हो रही है, इसमें हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग स्मोक, आंसर होना चाहिए ए। लेट्स चेक इट, क्या आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, द रीजन ऑफ द एटमोस्फियर वेयर क्लाउड्स फॉर्म एंड वेयर वी लिव, तो भैया क्लाउड्स कहाँ फॉर्म होते हैं और रहते कहाँ हैं हम, दोनों एक ही जगह पर होते हैं, कहाँ वो बच्चों,
ट्रोपोस्फियर में, ठीक है। तो आंसर होना चाहिए डी। लेट्स सी, ये हम लोगों ने पढ़ा है, आंसर इज डी। द प्राइमरी पॉल्यूटेंट दैट लीड्स टू अ फोटोकेमिकल स्मोक, फोटोकेमिकल स्मोक किसके कारण होता है, हमने पढ़ा था बच्चों। जो हमारा हमने अभी पढ़े थे दो तरीके से, मैंने बताया था आपको, क्लासिकल किसके कारण होता था, सल्फर वाले के कारण, और जो हमारा फोटोकेमिकल होता था वो किसके कारण होता था, नाइट्रोजन वाले ऑक्साइड के कारण। तो आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये सब चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, नोट्स में। डायरेक्ट छोटे छोटे क्वेश्चन है, आंसर हमारा डी एस। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, द स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू अबाउट ओजोन, ठीक है ना, ओजोन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। इन द स्ट्रेटोस्फीयर CFCs रिलीज क्लोरीन फ्री रेडिकल व्हिच रिएक्ट विद ओजोन। तो Cl फ्री रेडिकल जो ओजोन के साथ में रिएक्ट करता है, ये बनाता है बच्चों ClO फ्री रेडिकल प्लस O2, ठीक है ना, टू गिव क्लोरीन डाइऑक्साइड रेडिकल। ये गलत हो गया, यहाँ पे क्लोरीन डाइऑक्साइड नहीं है, ठीक है ना, यही रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। तो चेक कर लेते हैं, आंसर होना चाहिए ए। तो आंसर ए है, ठीक है। चलो, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, ठीक है ना, बाय बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू अ सर्टेन, ये पढ़ा था हमने ये, ठीक है ना। आप सारे चेक करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, हमने ये पढ़ा था इसका डेफिनेशन, ठीक है ना। तो आंसर होना चाहिए हमारा डी। तो चेक कर लेते हैं, आंसर डी है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, अमंग द गैसेस A2E द गैस दैट कॉज द ग्रीन हाउस इफेक्ट आर। कौन कौन सी होती है बच्चों, ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन कौन सी गैस दिखाती है बच्चों हमारी। सबसे लोग CO2 करती है, यस, HO2 यस, CFC यस, ओजोन यस, O2 नहीं करती बच्चों, है ना। तो डी वाले जिसमें ऑप्शन है वो तो गलत है, तो ये गलत हो गया। इसमें है क्या डी, ये सही होगा। इसमें है डी, ये गलत हो गया। इसमें है डी, ये गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन होगा अच्छा हमारा, ऑप्शन सी सही होगा। लेट्स चेक इट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट, कंडीशन दैट इंडिकेट्स पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट इज BOD ऑफ 5 ppm, यूट्रोफिकेशन 0.03। यूट्रोफिकेशन कब होता है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो गया, ऑक्सीजन की पूरी डिमांड डिमांड सब खत्म हो गई, मतलब बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, जो हमने पढ़ा था। तो इसका मतलब बहुत भयंकर पॉल्यूशन हो चुका है। तो बी आंसर होना चाहिए। 5 ppm तो हमारा पॉल्यूशन के लिए नहीं होता, ठीक है ना। 5 ppm से अगर बहुत ज्यादा हो जाए, 17 ppm से ज्यादा होगा तो हाईली पॉल्यूटेड होता है, ठीक है ना, जो हमने पढ़ा था। BOD वैल्यू अगर 17 ppm से ज्यादा है तो हाईली पॉल्यूटेड है। 5 ppm से कम या 5 ppm है तो पॉल्यूटेड नहीं है, ठीक है। यूट्रोफिकेशन वही है भैया, जहाँ पर ऑक्सीजन की डिमांड खत्म होने लग जाएगी, पूरी बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाएगा। तो बी ऑप्शन सही होगा। 0.03% ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर, ये तो कोई है ही नहीं। पीएच रेन 5.6 भैया नॉर्मल वाटर हो गया है, तो ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या आंसर होगा हमारा, बी। चलो, तो आंसर को चेक कर लेते हैं, तो आंसर बी। नेक्स्ट चलते हैं, प्रोसेस ऑफ कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग इन मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज रिस्पेक्टिवली कैन लीड टू। कैल्सिनेशन से बच्चों क्या होता है, हमारा CO2 प्रोड्यूस होता है, तो इससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। रोस्टिंग से हमारा SO2 प्रोड्यूस होता है, तो इससे एसिड रेन हो जाएगी। तो हमारा आंसर होना चाहिए डी। लेट्स चेक इट, क्या है आंसर, डी। हाँ, तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग A to D। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछना है एसिड रेन के अकॉर्डिंग, एसिड रेन के बारे में कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इसमें, ठीक है। ये देखते हैं, इट कैन कोरोड वाटर पाइप्स, यस, ये हमने पढ़ा था एसिड रेन के इफेक्ट में। बी, इट कैन डैमेज स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ स्टोन, सही है भाई, ताजमहल को इफेक्ट कर रहा है। इट कैन नॉट कॉज रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स इन एनिमल्स, गलत कर सकता है बच्चों ये, ठीक है। इट इज नॉट हार्मफुल ट्रीज, गलत, हार्मफुल है ट्रीज के लिए। तो इसका मतलब इनकरेक्ट कौन कौन सा हो गया, ए ऑप्शन, सी और डी, ठीक है। चेक करते हैं क्या है हमारा आंसर, ए ऑप्शन सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मल पावर प्लांट्स कैन लीड टू। थर्मल पावर प्लांट से कौन सी गैस निकलती है बच्चों, SO2 NO2 टाइप ऑफ गैसेस निकलती हैं, और ये क्या करती हैं बच्चों, हमारे एसिड रेन को लेट करती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होना चाहिए डी, आंसर सही है। नेक्स्ट क्या हमारा, द प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबल फ्लोराइड आयन अप टू 1 ppm, 1 ppm तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हमारे ड्रिंकिंग वाटर में, ठीक है। इज सेफ फॉर टीथ, सही है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। चेक करते हैं क्या आंसर हमारा, ए है। चलो, इसी क्वेश्चन पर खत्म करते हैं अपना ये चैप्टर, एंड होता है इस वीडियो का, ठीक है ना बच्चों। और आपको अगर जेई से रिलेटेड वीडियो देखना है तो मैं सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जेई गाइडेंस से रिलेटेड जो भी जेई का गाइडेंस होता है वो सब मैं उसमें प्रोवाइड करता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट चीज समझाता हूँ। और जो अच्छे अच्छे टॉपर्स बच्चे हैं, काफी सारे अच्छे अच्छे बच्चे जो IIT रुड़की में, IIT वाराणसी, IIT बॉम्बे के बच्चे हैं, उनकी टिप्स और उन लोगों ने कैसे पढ़ाई करी, वो सब चीजें मैं अपनी वीडियोस के अंदर डिस्कस करता हूँ। तो उन सब की वीडियोस की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन जाकर चेक कर लेना। कोई भी दिक्कत आए आपको जेई में, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड आपको समस्या है, मुझे आप कमेंट में ड्रॉप कर देना, भैया ये दिक्कत आ रही है, मैं कमेंट में बता दूंगा। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लो, ठीक है ना। तो इंस्टाग्राम पर भी आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी डाउट वगैरह हो, ठीक है ना। फेसबुक में रिक्वेस्ट भेजना, फेसबुक पर ही पूछ सकते हो आप लोग मुझसे कोई भी डाउट। तो तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहें, मस्त रहें, और जेई को फोड़ते रहें और मचाते रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और वीडियो को लाइक कर दो, नहीं किया तो अपने दोस्त तक शेयर कर दो। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहो, मस्त रहो और मचाते रहो, एग्जाम्स को फोड़ते रहो।